हमारी रिकॉर्डिंग भी ऑन हो गई है तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सब लोग ज्वाइन करते जाएंगे साथ साथ, इस वीडियो भी मिल जाएगी सबको। और आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट करनी है, पहली चीज़ तो जावा के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात होगी। कुछ बेसिक सिंटेक्स देखेंगे, इसका डेटा टाइप्स को देखेंगे। इसके अंदर हम फर्दर बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोड क्या है, ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस। और फर्दर हम बात करेंगे ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा था। लेट्स सी, ओवरव्यू में हम देखेंगे सिंटेक्स, डेटा टाइप्स, हायरार्की ऑफ द डेटा टाइप्स। और इसमें कुछ असाइनमेंट्स, टास्क आपको दिए जाएंगे ताकि आप फेमिलियर हो जाओ जावा से, पूरी तरह से सिंटेक्स समझ आ जाए। फिर हम इसमें कुछ मुश्किल ऑपरेशंस भी कर सकेंगे, कुछ टास्क कर सकेंगे, प्रोजेक्ट्स बना सकेंगे। सिंटेक्स पहले समझ आना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करें तो सिंटेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सिंटेक्स मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जावा का सिंटेक्स सी प्लस प्लस से सिमिलर भी लगेगा आपको, ठीक है। जो सी प्लस प्लस पढ़ के आ रहे हैं या किसी ने सी शार्प पढ़ी हो ना, तो मेनली सी शार्प का सिंटेक्स और जावा का सिंटेक्स तकरीबन एक जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटी भी देखेंगे उसके दरमियान। और हम कंपाइलर सेटअप कैसे करना है जावा का, उसके बारे में भी देखेंगे। तो मैंने कहा था कि जावा इंस्टॉल करने के लिए ना आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, यहाँ पे मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले चाहिए आपको जेडीके। इसे कहते हैं जावा डेवलपमेंट किट। ये जावा डेवलपमेंट किट है क्या, इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं अभी के लिए बता दूं कि जावा डेवलपमेंट किट होती है जितनी डेवलपमेंट के लिए आपको लाइब्रेरीज चाहिए, डिपेंडेंसीज चाहिए, प्लगइन्स चाहिए, आपको सेटिंग्स और कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, जितने भी जावा के चाहिए ना वो इस किट में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ जावा डेवलपमेंट की किट आप इंस्टॉल करें। और मैं यहाँ से इसे प्रेजेंट भी कर देता हूँ ताकि मेरी स्क्रीन भी नज़र आती है सब। मेरी स्क्रीन शायद शो नहीं हो रही, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। होपफुली मेरी स्क्रीन शेयर होगी सबसे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हमारा जो लेक्चर है ना आज का, जावा के इंट्रोडक्शन के बारे में भी होगा। दूसरा, पहले हम इसमें सीखेंगे कि जावा का जो सेटअप है ना, जावा सेटअप कैसे करना है इन लैपटॉप और सिस्टम, अपने सिस्टम के अंदर जावा को सेटअप कैसे करना है। तो पहली चीज़ जो मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए जावा डेवलपमेंट किट। मुझे मिल जाती है, ये किसने बनाई थी, सन माइक्रो सिस्टम जो कॉरपोरेशन है, इसका नाम, कंपनी का नाम है सन माइक्रो माइक्रो सिस्टम्स। ये कंपनी है, ये कंपनी है किसकी, ये है ओरेकल वालों की। ओरेकल कंपनी जो है इसने जेडीके के डिफरेंट वर्जन यही लॉन्च करता है, यही इसकी डॉक्यूमेंटेशन देता है। तो बेसिकली जावा का समझने के सेटअप करने के लिए मुझे जो पहली चीज़ चाहिए वो है जावा डेवलपमेंट किट। ये जावा डेवलपमेंट किट, इसके बारे में भी डिटेल में मैं लेक्चर में डिस्कशन करूँगा। लेट्स सी आगे देखते हैं। तो इसको मुझे इंस्टॉल कैसे करना है और डाउनलोड मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मैंने लिंक भी प्रोवाइड किए थे आप लोगों को। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यहाँ लिखते हैं JDK डाउनलोड। मैं शुरू से हर चीज़ को ब्रीफली बताऊंगा ताकि अगर किसी ने नहीं भी इंस्टॉल किया हुआ तो वो भी कर सकेगा। तो यहाँ पे ना जो इसका लेटेस्ट वर्जन है ना, पुराने वर्जन्स भी आप कर सकते हो, इसमें आपको पुराने वर्जन्स भी मिल जाएंगे और लेटेस्ट वर्जन भी मिल जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं बता दूँ कि ये 17 तक तो आपको यहाँ पे दे रहे हैं ना JDK। आप 15 भी कर सकते हो, 14 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, पुराने वर्जन भी मिल जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट वर्जन की तरफ जाऊँगा, जा JDK 2022। 2020 जो है, अगर किसी ने लिनक्स यूज़ करना है उसके लिए, और मैक ओएस यूज़ करना है उसके लिए ये इंस्टॉलर होगा सेटिंग वाला। यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अगर किसी ने विंडोज़ के लिए करना है तो वो होगा ये सेकंड वाला इंस्टॉलर। तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, एक एक्जी फाइल डाउनलोड होगी, कुछ ऐसी इस फॉर्म में आपको नज़र आएगी। डाउनलोड होने के बाद ये कुछ JDK 2022 JDK 22 आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा। यहाँ कॉफ़ी का कप भी नज़र आएगा, ये जावा का सिंबल है। ठीक है, जहाँ पे भी जावा की एप्लीकेशन आपको नज़र आएगी, ये यहाँ कॉफ़ी का कप आपको ज़रूर नज़र आएगा। ठीक है, लेट्स सी। ओके, फर्दर इस पे और बात कर रहे थे हम। तो JDK इंस्टॉल करने के बाद और डाउनलोड करने के बाद मैं इसे हिट एंटर करूँगा। मैं पूरा सेटअप दिखाता हूँ आपको। इसे आप यस करोगे। यस करने के बाद मेरे पास कुछ स्टेप्स आएंगे। गो कि मैंने तो पहले से इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन मैं स्टेप्स ज़रूर दिखाऊंगा आपको। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, सेटअप इंस्टॉल होगा। तो असल में ना ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। तो करना कुछ इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ नेक्स्ट 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 आप प्रेस करोगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ना आपने कुछ इसमें और भी स्टेप्स करने हैं। वो स्टेप्स क्या होंगे? आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है CMD में जाकर, इसे कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। CMD में लिखकर एंटर करता हूँ, ये मेरे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है जावा सी का कंपाइलर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, इससे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे जावा सी लिख के जैसे एंटर करूँगा ना, अगर तो ये एग्जीक्यूट हो जाती है कमांड, तो इसका मतलब मेरा जावा सेटअप। अगर तो इनिशियली ये, अगर किसी भी सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं होगी, तो आपको ना यहाँ पे आएगा दिस कमांड इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपने सर्च में जाना है, यहाँ लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो मुझे लिखना है यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाकर ये आप सिस्टम प्रॉपर्टीज से भी निकाल सकते हो। ये सिस्टम में कि दिस पीसी की सिस्टम सेटिंग में जाओ, प्रॉपर्टीज में जाकर एडवांस में इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, या फिर आप सर्च कर लें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तब भी मिल जाता है। तो आपने यहाँ पे जाकर वेरिएबल्स को सेट करना है। कौन से वेरिएबल को सेट करना है? ये होता है यूज़र वेरिएबल, यानी अगर किसी सिस्टम में मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कुछ और यूज़र्स भी बना रखे हैं, उसलिए उसके लिए मैं स्पेसिफिक यूज़र, जो अभी मेरे पास करंट यूज़र होगा ना, उसके जब आप सेट करोगे तो फिर वही यूज़ कर पाएगा, बाकी लोग यूज़ नहीं करेंगे जावा का कंपाइलर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जितने भी यूज़र्स हैं ना वो सारे के सारे सिस्टम में यूज़ कर सके, तो हम सिस्टम में इसकी पास सेट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों विंडोज़ में ना फ़र्क ये है कि ये स्पेसिफिक यूज़र के लिए है, ये ऑल ओवर द जितने भी मेरे पास यूज़र्स होंगे उन सब के लिए होगा। तो करना क्या है, मैंने यहाँ पे ना पाथ में जाना है। ये PATH पाथ मेरे पास लिखा होगा, कैपिटल हो स्मॉल हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने भी पाथ आपके पास पहले भी लिखे हुए हैं ना, वो सारे के सारे कैपिटल में लिखे हुए हैं। तो आप कोशिश करें इससे कन्वेंशन को फॉलो करें और कैपिटल ही इसको लिखें। ठीक है, स्मॉल में लिखने से भी एरर नहीं आएगा, लेकिन कन्वेंशन को हम फॉलो करें। तो मैं यहाँ पे पाथ पे क्लिक करके एडिट करूँगा। अगर आपको पाथ नज़र ना आए तो फिर आप न्यू करके यहाँ पे पाथ क्रिएट कर सकते हो। सही है, इस तरह भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। एडिट में जाऊँगा, यहाँ पे एडिट में जाकर मुझे क्या करना है, मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है। तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ। न्यू पे क्लिक करने के बाद इसे आप ब्राउज़ भी कर सकते हो। अगर तो आप खुद कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो न्यू कर लो,
उसमें क्या होगा, आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है सी ड्राइव के अंदर। मेरे पास होगा, अगर 64 बिट मैंने यूज़ किया होगा, ये देखें ना JDK जो है, ये मैंने जो किया था ये 64 बिट था। तो 64 बिट वाला जो है वो आपको मिलेगा सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। और अगर 32 बिट होगा तो वो आएगा x86 के अंदर। ठीक है, तो मैं जाऊंगा प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। यहाँ पे मुझे जावा का फोल्डर फाइंड करना है। जावा का फोल्डर फाइंड करने के बाद जो भी JDK होगा आपने, क्योंकि मैंने एक से ज़्यादा किए हुए हैं, तो मेरे पास जो लेटेस्ट वाला है ना 22 वाला, अभी ये मैंने ये वाला किया है। हमें क्या करना है, इसके फोल्डर ओपन करना है, बिन तक का एड्रेस। मुझे बिन तक का एड्रेस क्यों चाहिए, इसके पीछे भी रीज़न मैं बता देता हूँ कि असल में हमें जो कंपाइलर, जावा का कंपाइलर है ना, ये जावा सी आपका लिखा होगा, ये देखें जावा सी जो है ना, इसका पाथ बेसिकली हमें चाहिए होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में हमें इसका पाथ सेट करना होता है, इसलिए ये पड़ा होगा JDK के बिन फोल्डर के अंदर। तो हमें यहाँ से इस पूरे पाथ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आकर मैं यहाँ न्यू क्रिएट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ इसे हिट ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर इसको भी हिट ओके कर, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से सेट कर लिया है इसलिए मैं दोबारा से ओके नहीं कर रहा। तो आपने हर एक को ओके करना है, कैंसिल नहीं करना। मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से सेट कर लिया है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि अब मेरा पाथ अगर सेट हो गया है, जब मैंने पाथ सेट कर दिया ना, फिर से आपने CMD के अंदर वापस आना है। वापस आकर फिर से आपने ये कमांड लिखनी है। मैं दिखा देता हूँ फिर से कमांड। कमांड क्या होगी, तो फिर से मैं लिखता हूँ जावा सी। कंपाइलर को फिर से फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैं हिट एंटर करता हूँ, अगर ये मेरा चल जाता है तो इसका मतलब मेरा पाथ सक्सेसफुली सेट हो चुका है, मेरी कमांड चल गई। ठीक है, लेट्स सी कि हमें ना कुछ फेमिलियर होना पड़ेगा जावा के सिंटेक्स से। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये कोर्स में भी कुछ चीज़ें ऐड की हैं। तो हम अभी जो आईडी यूज़ करेंगे ना, आईडी पे शिफ्ट होने से पहले मैं कुछ नोट पैड पे कोड करना सिखाऊंगा। मेरा मानना है कि प्रोग्रामिंग जो है ना, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम स्ट्रगल क्यों करते हैं, उसकी वजह होती है बेसिक्स। हम प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को ना हम करते हैं आईडी पे प्रैक्टिस। यानी आईडी आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर देता है, आपको पूरे का पूरा सिंटेक्स पहले से लिख देता है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमें वो सिंटेक्स ना याद नहीं हो पाता। हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं पेपर्स के अंदर। अगर आप किसी इंटरव्यू में भी जाओगे ना, तो वो आपको आईडी पे नहीं बैठाएंगे। ठीक है, वो आपको कॉपी पेंसिल देंगे, नोटबुक देंगे, वो कहेंगे ये फलां प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो मुझे ना उसका सिंटेक्स भी आना बड़ा ज़रूरी है। हाँ ये है कि जब मैं बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स पे काम करता हूँ तो मुझे वहाँ पे आईडी यूज़ कर सकते हो आप, वेल एंड गुड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नोट पैड में लिखते हुए एरर शायद नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मेरे पास मल्टीपल फाइल्स होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप बेसिक्स से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बूट कैम्प में हम ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे, नोट पैड से शुरू करेंगे। नोट पैड से कोड लिखते हुए टूवर्ड्स हम जाएंगे आईडी की तरफ, ताकि जो चीज़ें हैं ना हमें अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे जावा क्या है, व्हाट इज़ जावा, हिस्ट्री ऑफ जावा, और थोड़ा जावा का सेटअप, एक लैपटॉप या सिस्टम के अंदर जावा का सेटअप कैसे कर सकते हैं। हम सीखेंगे जावा की डिफरेंट डेटा टाइप्स, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप, दोनों में फ़र्क क्या है और कौन कौन सी वैल्यू टाइप है, कौन कौन सी रेफरेंस टाइप। हम सीखेंगे ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड हायरार्की ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इस पे डिटेल में डिस्कशन होगा। जावा का बेसिक सिंटेक्स समझेंगे,
जावा का मेन मेथड, इसके बारे में आज का लेक्चर होगा। और फिर आपको 10 के करीब टास्क दिए जाएंगे, उन टास्क को आपने सॉल्व करना है और मुझे इन डाउट सेशन आपने जस्ट मुझे अपनी आउटपुट दिखानी है कि सर हमने ये 10 टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी को कोई एरर आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपने मुझसे वो ज़रूर डिस्कस करना है। आपने बताना है कि फ़लाँ चीज़ में मुझे फ़लाँ मसला आ रहा है, काइंडली सर इसको आप प्लीज़ अपडेट कर दें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द जावा लैंग्वेज। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ जावा के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक कंपनी थी जिसका नाम है सन माइक्रो सिस्टम्स। ये जो सन माइक्रो सिस्टम कंपनी है ना, इसने ग्रीन प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे थे कुछ टीम, जिसको लीड कर रहे थे जेम्स गॉसलिंग। इन्होंने काम क्या करना था, इलेक्ट्रॉनिक्स की सेट टॉप बॉक्स जो होते हैं उसके लिए ये कोड कर रहे थे, एक लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे। इसको उन्होंने नाम दिया ओक के नाम से, OAK के नाम से इन्होंने लैंग्वेज का नाम रखा। फर्दर उसके ऊपर ट्रेडमार्क के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि जब आप कोई नई इजाद करते हो ना, उसको फिर आपने ट्रेडमार्क उसका लेना होता है ताकि कोई और उस नाम से नई चीज़ इंट्रोड्यूस ना कर दे मार्केट में। तो उसके अंदर पहले से ओक नाम की लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी, जिसको फिर नाम चेंज करके जावा का नाम रख दिया गया। जावा 1.0 रिलीज जो ऑफिशियली रिलीज़ हुई वो 1995 में रिलीज़ हुई। और इसको ना एक नया फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले जितनी लैंग्वेजेस थी ना, उसमें एक लैंग्वेज स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होती थी। यानी एक सिस्टम विंडोज़ बेस्ड लैंग्वेज है, उसके ऊपर अगर मैंने कोई कोड लिखा तो उसका कोड मैं लिनक्स में नहीं चला सकता। उसका कोड वो मुझे बार बार उसके लिए लिनक्स के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था, फिर मुझे मैक के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था। जितने ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ता था। जावा ने कहा राइट वंस रन एवरीवेयर। बोरा राइट वंस रन एवरीवेयर, कहीं भी रन कर लो, आपको कोड बस एक ही बार लिखना पड़ेगा। आप क्या ये काम करता कैसे है, आप सिर्फ एक कोड लिखोगे जावा का, वो उसे कंपाइल कर देगा इनटू बाइट कोड्स। बाइट कोड्स आप कह सकते हैं इंटरमीडिएट कोड होता है, उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। वो इंटरमीडिएट कोड किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जेनेरिक होता है, यानी आप उसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ JVM। आपको बस उस सिस्टम के अंदर JVM इंस्टॉल होना चाहिए। और JVM ना इंडिविजुअली आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, पहले ये इंडिविजुअल पैकेज मिल जाता था JVM के नाम से, उसे फिर हम इंस्टॉल कर लेते थे, हमें पूरा JDK करना नहीं पड़ता था। JDK के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, JVM भी है, JRE भी है, सिक्योरिटी प्लगइन्स भी हैं, क्लास लाइब्रेरीज भी हैं। तो वो सारा जो आपके पास एक किट बन जाती है, पूरा फुल फ्लैज एक किट बन जाती है, उसे हम JDK बोलते हैं। ठीक है, तो JDK जो है, JVM इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ JDK। आजकल जब आप जावा का सेटअप इंस्टॉल करते हो तो फिर JVM सेपरेटली नहीं मिलता, वो आपको JDK के अंदर ही मिलता है। आप JDK इंस्टॉल कर लें, JVM खुद ही हो जाता है। तो जावा फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा सिक्योर लैंग्वेज है, ठीक है, वल्नरेबल वायरसेस या फिर किसी भी किस्म के अनऑथोराइज एक्सेस नहीं करने देती है। ठीक है, और दूसरी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसके अंदर इवन मेन भी जो लिखा जाता है ना, वो भी क्लास के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब बिना क्लास के मेन मेथड को रन ही नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी चीज़ C++ का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो C++ भी क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो मैं कहूँगा यस, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा कि C++ जो है ना वो ड्राइव लैंग्वेज है C से, और C जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। C जो है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है। सो C++ जो है वो ड्राइव हुई है, इसलिए मैं C++ के अंदर C++ फाइल के अंदर C का कोड भी लिख सकता हूँ।
जब मैं प्रोसीजरल कोड भी लिख सकता हूँ और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी लिख सकता हूँ ना, फिर मैं इसे फुली प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा पार्शली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सी प्लस प्लस पार्शली कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जावा को प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहेंगे। सी प्लस प्लस के मेन मेथड को भी आपने देखा होगा, तो मेन मेथड जो है ना वो बिना क्लास के भी रन हो जाता है। ठीक है, लेकिन जावा का मेन मेथड बिना क्लास के आप रन नहीं कर सकते। तो जावा कहती है कि हर चीज़ जो क्लास का पार्ट हो ना, तो हर चीज़ वो कहती है ऑब्जेक्ट है, हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी क्लास बनाई, एक ऑब्जेक्ट है। इवन मैं जितने भी किस्म के क्लासेस बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, वो हर कोई मेरा ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट की क्लास बनाई, उसका भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तभी स्टूडेंट की क्लास का कोई भी मेथड मैं कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इन अर्ली 2000 यहाँ पे जावा का बूम आ गया। तो जावा जो है ना, जावा जावा हर जगह जावा जो है ना पॉपुलर हो गई थी। और यहाँ पे वेब डेवलपमेंट जावा में होना शुरू हो गई, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपकी जावा में होना शुरू हो जाएगी, और मोबाइल ऐप ख़ास तौर पे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट जावा में होना शुरू हो गई। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब हैडूप फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जावा में होना शुरू हो गई, एक पॉपुलर लैंग्वेज के तौर पे आगे आई थी। फिर 2004 में ना माइक्रोसॉफ्ट की भी एक लैंग्वेज आई थी जिसका नाम है सी शार्प। सी शार्प ने वो ही काम करना शुरू कर दिया, उसने भी वोरा पे काम करना शुरू किया, राइट वंस रन एवरीवेयर, तो उसने भी फिर इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस चीज़ को सबसे पहले वोरा को जो इंट्रोड्यूस किया था वो जावा ने ही किया। कंपाइलेशन प्रोसेस ऑफ द जावा की तरफ चलते हैं। तो ये एक जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ना, इस बाउंड्री को हम कहते हैं JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर 3 स्टेप्स हैं। जावा का कोड 3 स्टेप में कंपाइल होता है। पहला स्टेप है, हम लिखेंगे जावा का कोड इन डॉट जावा फाइल, डॉट जावा फाइल में जावा का कोड लिखेंगे। फिर जावा का जो कंपाइलर है जिसे कहते हैं जावा सी, वो इसे कन्वर्ट करेगा डॉट क्लास के अंदर। इस डॉट क्लास वाली फाइल को कहते हैं बाइट कोड, इसे कहते हैं बाइट कोड। ये जो बाइट कोड है ना, इसको फर्दर JVM या JVM के अंदर एक और होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर से कंपाइल करता है इनटू .exe फाइल। ठीक है, .exe फाइल में इसे कन्वर्ट कर देता है। तो वो कन्वर्ट कौन करता है, उसे कहते हैं जावा इंटरप्रेटर। तो हमारे पास 3 स्टेप में इसका कोड होगा। पहले डॉट जावा फाइल बनेगी, फिर डॉट क्लास फाइल बनेगी, इसे कहेंगे बाइट कोड। फिर अगली जो फाइल बनेगी उसे कहेंगे मशीन कोड, यानी EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल। जावा डेवलपमेंट किट, तो डिटेल में ज़रा पढ़ते हैं इस किट में हमें क्या क्या फ़ीचर मिलेंगे और ये किट होती क्या है। तो जावा development kit, JDK stands for Java Development Kit. It is a software development environment specially designed for creating Java applications. It essentially provide all the tools, जितनी भी किस्म की tools चाहिए, resources programmers को to need to build a Java program from scratch। शुरू से लेकर जितने रिसोर्सेज चाहिए, लाइब्रेरीज, जितने टूल्स चाहिए, डिपेंडेंसीज, वो सारे के सारी चीज़ें JDK में आपको मिल जाएंगी। JDK इंक्लूड वेरियस टूल्स लाइक कंपाइलर, जावा सी टू कन्वर्ट जावा कोड इनटू अ बाइट कोड, और अगर GUI बेस्ड आपका कोड होगा, कंसोल बेस्ड नहीं होगा, तो उसका नाम होगा जार, आर्चीवर उसे बोलते हैं या जार फाइल कहते हैं। तो पैकेज एप्लीकेशन कंपोनेंट अ डीबगर टू आइडेंटिफाई फिक्स एरर्स। तो मुझे समझ आई कि यहाँ पे मेरे पास कंपाइलर जावा का होगा, मेरे पास बाइट कोड जो बाइट कोड में से कन्वर्ट करेगा, और पैकेजेस कंपोनेंट्स होंगे JDK के अंदर। डीबगर होगा जो एरर्स को आइडेंटिफाई भी करेगा और फिक्स भी करेगा। और अ डॉक्यूमेंट जनरेटर, जावा डॉक्स, बड़ा पावरफुल एक लाइब्रेरी है जिसमें हम जावा की डॉक्यूमेंटेशन ऑटो क्रिएट कर सकते हैं।
तो ये सारा मिक्सचर, इवन इसके अंदर JRE भी आता है, इसके अंदर JDK भी आता है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ। इट आल्सो include JVM and JRE both। ओके, JRE के अंदर ही JVM आ जाता है। तो लेट्स सी फर्दर, आगे देखते हैं JRE क्या होता है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। द जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, एक ऐसा पैकेज है दैट provides essential components needed to run a Java application। कौन से ऐसे components हैं जो essential हैं किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। उनमें इंक्लूड है सबसे पहले जावा क्लास लाइब्रेरी JCL। JCL क्या करते हैं, इसमें वो सारी किस्म की लाइब्रेरीज हैं जो आपको चाहिए डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए, डेटाबेस फाइल से डेटा रीड राइट करने के लिए, GUI कंपोनेंट्स को अटैच करने के लिए, और कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए जितनी किस्म की मैथ लाइब्रेरी चाहिए या आपको रैंडम लाइब्रेरी चाहिए, किसी भी किस्म की लाइब्रेरी चाहिए, तो वो सारी आपको जावा क्लास लाइब्रेरी पैकेज में मिल जाएंगी। दूसरा इसके अंदर इंक्लूड होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन क्या काम करते हैं, फर्दर इसको पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ समझ आए कि JRE के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जावा क्लास लाइब्रेरी और जावा वर्चुअल मशीन, दो चीज़ें होती हैं। और एक और चीज़ समझ आई कि JRE, JVM, JCL ये सारे पार्ट हैं किसका, JDK का, सारे के सारे JDK का पार्ट है। जो हम JDK का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं ना, सारी चीज़ें खुद ब खुद वो इंस्टॉल कर देता है। JRE भी हो जाता है, JVM भी हो जाता है, जावा C भी हो जाता है, सब कुछ ये इसी किट में आपको मिल जाता है। लेट्स सी आगे चलते हैं। JVM क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। जावा वर्चुअल मशीन क्या करती है, एक ऐसा स्पेशल किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, एक्ट एज अ रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा बाइट कोड। जब जावा के बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है, इट इंटरप्रेट्स and execute the bytecode instructions, translating them into a machine code understand by underlying hardware, making Java application write once run everywhere। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ये ना बताता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कि इस लैंग्वेज, ये बाइट कोड को ना मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। तो वो जो हार्डवेयर वाला काम कर रहा होता है ना, कि किसी हार्डवेयर को बताता है कि ये जावा का कोड है, इसे आप कन्वर्ट कर दो, तो वो JVM ही रोल प्ले कर रहा होता है। इसलिए किसी भी मशीन में सिर्फ आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने वो कोड चलाना हो तो उसके लिए सिर्फ JVM चाहिए होगा। JVM आप इंस्टॉल कर लें तो कोई भी बाइट कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो सकता है। द JVM मैनेज क्या कर रहा होता है, मेमोरी एलोकेशन, डी एलोकेशन for the program, including garbage collector to reclaim unused memory। फॉर एग्जाम्पल जावा के अंदर ना एक फीचर है जिसे कहते हैं गार्बेज कलेक्टर। ये गार्बेज कलेक्टर करता क्या है, आप मेमोरी एलोकेट तो न्यू करके कर लेते हो, लेकिन जो डी एलोकेशन है ना, उसके लिए हमें अलग से कोई कोड नहीं लिखना पड़ता। जावा खुद ब खुद JVM क्या करता है, अपने गार्बेज कलेक्टर को कहता है ऐसी मेमोरी को फ्री कर दो जो अभी मेरे यूज़ में नहीं है। मैंने फॉर एग्जांपल एक S1 स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था, या कोई इंटीजर का वेरिएबल यूज़ कर रहा था, लेकिन आगे जाकर मैंने उसे यूज़ नहीं किया, तो वो जो कोड है, वो जो वेरिएबल या मेमोरी एलोकेट की होगी ना उसने, वो उसे फ्री अप कर देगा, डी एलोकेट कर देगा। द JVM इनफोर्स security measures like sandboxing to prevent unauthorized access to system resources। तो यहाँ से एक लाइन समझ आई कि सिक्योरिटी वाला जो काम कर रहा होता है ना, जो प्रिवेंट करता है कि अनऑथोराइज एक्सेस ना करे मेरे सिस्टम को, वो JVM या उसे फोर्स कर रहा होता है कि मेरे सैंडबॉक्स की एक बाउंड्री है और इसको कोई एक ऐसी मेमोरी है जिसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय जावा के ऑथराइज्ड यूज़र के, ठीक है। वेरिएबल्स, तो नेक्स्ट हम अब कोड की तरफ जाएंगे, तो सबसे पहले रूल्स ऑफ द वेरिएबल्स पढ़ लेते हैं। नेम
ऑफ द वेरिएबल लेने के क्या रूल्स हो सकते हैं? सब ने पढ़ा होगा ये। अ वेरिएबल नेम इज एनी कम्बिनेशन ऑफ 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो मैं तीन चीज़ों का मिक्सचर कर सकता हूँ, अंडरस्कोर, डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स। कितना कर सकता हूँ? 31 कम्बिनेशन बना के आप इतना बड़ा वर्ड बना सकते हो। क्या मैं इससे भी बड़ा वर्ड बना सकता हूँ? तो इससे भी बड़ा आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो। आप 247 करेक्टर्स तक का अल्फ़ाबेट्स का एक ले सकते हो वेरिएबल का नाम। लेकिन जितना बड़ा वेरिएबल का नाम लोगे आपको उतनी टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो टाइपिंग एफर्ट बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स के नाम शॉर्ट में लेते हैं। जैसे मैंने ग्रोस सैलरी लेना है तो उसका मैं लूँगा जी सेल। जी सेल का मतलब होगा जी का ग्रोस का जी आ गया, सैलरी का SAL सेल हो गया। तो उससे मुझे पता चल जाएगा जो भी वेरिएबल का नाम लें शॉर्ट में लें और मीनिंगफुल लें। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, the first character in the variable name must be an alphabet or underscore। अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर अल्फ़ाबेट होना चाहिए स्टार्ट ऑफ द वेरिएबल करेक्टर। नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस आर अलाउड इन विद इन अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जब भी लिखें उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, कॉमा नहीं होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर तो होने नहीं चाहिए। सिवाय किसके? नो स्पेशल करेक्टर सिंबल्स अलाउड अदर देन एन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अलाउ है, कैन बी यूज इन अ वेरिएबल नेम। क्रिएट अ वेरिएबल नेम इन कैमल केस। दो तरह के केसेस हमारे पास होते हैं, मैं यहाँ एलेबोरेट करता हूँ आपको कि हमारे पास ना दो तरह के केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सबसे पहला जो केस है वो है कैमल केस। सबसे पहले मेरे पास है कैमल केस। दूसरा मेरे पास होता है पास्कल केस। कैमल केस और पास्कल केस में फ़र्क क्या है मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिख करना है टोटल स्कोर, दो वर्ड्स को मिला कर लिखना है। तो कैमल केस कहता है कि पहला जो वर्ड है उसका पहला लेटर स्मॉल में आना चाहिए, आगे आने वाले जितने भी वर्ड हैं उनका पहला पहला लेटर आप कैपिटल कर दो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ग्रॉस, ग्रॉस सैलरी, तो एस कैपिटल, सैलरी का एस कैपिटल आएगा, पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल आएगा। उसी तरह यही दो वर्ड्स जब मैंने पास्कल केस में लिखने हों तो किस तरह से लिखूंगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे हर, पास्कल केस कहता है कि हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो मैं टी भी कैपिटल लिखूंगा, स्कोर का एस भी कैपिटल लिखूंगा, ग्रॉस का जी कैपिटल लिखूंगा, सैलरी का एस कैपिटल लिखूंगा। कहाँ कौन सा केस यूज़ करना चाहिए तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वेरिएबल्स, जब भी आप वेरिएबल्स लो ना उसके लिए हमेशा कैमल केस यूज़ करो। फंक्शंस हमेशा कैमल केस में लिखें। क्लासेस, जब भी क्लासेस के नाम लिखोगे तो पास्कल केस में लिखो। ठीक है, क्लासेस हमेशा पास्कल केस में लिखो। अच्छा एक और चीज़ कि ऐसा ये कोई रूल नहीं है, कंपाइलर का रूल नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल वेरिएबल की जगह वेरिएबल का नाम, क्योंकि कैमल केस में होना तो चाहिए, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन ये होती है कि गुड प्रोग्रामिंग के लिए कुछ कन्वेंशंस बना दी जाती हैं। जैसे कोई वेरिएबल मैंने बनाना है तो वो कैमल केस में होना चाहिए। आप पास्कल में भी लिखोगे तो एरर तो नहीं आएगा, लेकिन जब आप किसी दूसरे डेवलपर को दिखाओगे अपना कोड तो वो समझेगा किसी नॉन प्रोफेशनल ने कोड लिखा होगा। ठीक है, तो हमें कन्वेंशंस को फॉलो करना चाहिए। तो कन्वेंशन ये है कि कैमल केस के अंदर वेरिएबल और फंक्शन के नाम हमेशा कैमल केस में हो, क्लासेस के नाम पास्कल केस में हो। ठीक है, तो लेट्स सी आगे देखते हैं। डिक्लेयर अ वेरिएबल लाइक, सबसे पहले टाइप लिखेंगे डेटा टाइप और फिर वेरिएबल का नेम और सेमीकोलन आ जाएगा। इस तरह हम वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे। आगे हम कोड भी करते हैं इसको। नेक्स्ट डेटा टाइप्स। दो तरह की डेटा टाइप जावा के अंदर यूज़ होती हैं, एक को कहते हैं वैल्यू टाइप, दूसरे को कहते हैं रेफरेंस टाइप। दोनों का फ़र्क क्या होता है दोनों में वो भी मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आ जाती हैं वैल्यू टाइप। वैल्यू टाइप में हमारे पास जो डेटा टाइप हैं वो है, फॉर एग्जांपल मैं इसको
फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सबसे पहले वैल्यू टाइप की बात करते हैं। तो वैल्यू टाइप में तो डेटा टाइप्स की तरफ चलते हैं। जावा के अंदर दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, वैल्यू टाइप और दूसरी है रेफरेंस टाइप। वैल्यू टाइप जो डेटा टाइप है उसमें हमारे पास आ जाती हैं, सबसे पहले आता है बाइट कोड। बाइट कोड वैल्यू टाइप है। बाइट कोड, बाइट जो है ना, ये जो बाइट है, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, करेक्टर, ये सारे के सारे वैल्यू टाइप हैं। स्ट्रिंग भी नीचे लिखा हुआ है लेकिन वो रेफरेंस टाइप है। थोड़ा सा और इसे एलेबोरेट करता हूँ। तो बाइट जो है ना, ये सी प्लस प्लस में अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ? मैं इसमें नंबर स्टोर कर सकता हूँ। मैं इसमें नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन कितनी रेंज का नंबर मैं स्टोर कर सकता हूँ? मैं इसे नेगेटिव में बताऊँ तो नेगेटिव 2⁻⁻⁷ जितना नेगेटिव नंबर डाल सकता हूँ ज़ीरो तक, और ज़ीरो से लेकर +2⁻+7 जितना बड़ा नंबर, और -2⁻⁻7 तक का छोटा नंबर मैं डाल सकता हूँ। इसको बोलते हैं अंडरफ्लो। इससे बड़ा, इससे छोटा नंबर डालेंगे तो उसे कहेंगे अंडरफ्लो, और इससे बड़ा नंबर डालेंगे तो इसे बोलेंगे ओवरफ्लो। तो ये चीज़ हमें समझ आई कि अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्या होता है। जब आप रेंज, पॉजिटिव रेंज से बाहर जाओगे तो उसे कहेंगे ओवरफ्लो, नेगेटिव रेंज से पीछे चले जाओगे तो उसे बोलेंगे अंडरफ्लो। अब बात आती है कि इसमें मैं नंबर तो स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन 1 बाइट जितना ही नंबर स्टोर कर सकता हूँ। 2⁻⁷ कितना होता है? ये होगा 128 के करीब बन जाता है। तो 128 जितना नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हो। इससे बड़ा नंबर स्टोर करने की कोशिश करोगे तो शायद ये अंडरफ्लो या ओवरफ्लो की तरफ चले जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो अंडरफ्लो, पॉजिटिव होगा तो ओवरफ्लो। तो मैं बाइट को भी यूज़ कर सकता हूँ, जावा में अवेलेबल है। आप शॉर्ट को यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट क्या होगा? 2 बाइट में चले जाते हैं। शॉर्ट आल्सो अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, ये सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। उसी तरह इंटीजर फेमस डेटा टाइप है, ये भी सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। 4 बाइट का होता है इंटीजर। उसी तरह इसका जो डबल कर दो ना, इंटीजर का डबल कर दो तो वो होता है लॉन्ग। लॉन्ग 8 बाइट्स का होता है। तो सी प्लस प्लस में ये भी अवेलेबल है। फ्लोट, फ्लोट पे बात करते हैं। फ्लोट होता है एक फ्रैक्शनल, ये होता है फ्रैक्शनल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर है ये, और ये भी सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। याद रहे कि फ्लोट जो है ना, वो 4 बाइट तक डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें समझनी चाहिए कि ये कितना प्रिसाइज होता है। तो याद रहे कि 1 पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ ना, 1.4, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसी तरह 5 6, इस तरह करके मैं बहुत ज़्यादा नंबर्स लिख सकता हूँ। ये कितना नंबर स्टोर कर सकता है? ये 6 to 8 डिजिट स्टोर कर सकते हैं जो डॉट के बाद लिखे जाएंगे। इतना प्रिसाइज ये होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक के नंबर ये स्टोर कर लेगा। बाकी अगर इससे बड़ा नंबर होगा तो इसे राउंड ऑफ कर देगा आखिरी वाले। तो ये 6 to 8 डिजिट्स प्रीसाइज होता है, ठीक है, प्रिसाइज होता है। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि ये फ्रैक्शन में होता है, और 6 to 8 डिजिट्स प्रिसाइज होता है। इसका साइज 4 बाइट्स होता है। ये भी सी प्लस प्लस में अवेलेबल है। उसी तरह ये भी फ्रैक्शन है, और आल्सो अवेलेबल इन सी प्लस प्लस। फ्रैक्शन नंबर को स्टोर करता है, और ये भी सी प्लस प्लस में भी अवेलेबल है। ये कितना प्रिसाइज होता है? ये आपका 14 to 15 डिजिट्स, 15 डिजिट्स तक प्रीसाइज होता है। यानी इतना डॉट के बाद, पॉइंट्स के बाद ये इतने डिजिट्स को प्रिसाइजली स्टोर कर देता है। बूलियन भी सी प्लस प्लस में अवेलेबल होता है,
बट उसका नाम होता है बूल। बूलियन जो होता है वो आप जावा के अंदर पूरा लिखेंगे बूलियन, ठीक है। ये 1 बाइट का ही होता है। इसके अंदर क्या स्टोर करोगे, ट्रू या फॉल्स, और उसी तरह 1 या फिर 1 या 0। तो इसमें आप ये स्टोर कर सकते हो। क्या करेक्टर की बात कर लेते हैं। करेक्टर इज आल्सो अवेलेबल इन सी प्लस प्लस, बट जावा के अंदर करेक्टर 2 बाइट का है, सी प्लस प्लस के अंदर करेक्टर 1 बाइट का है। जावा के अंदर जब करेक्टर स्टोर होता है ना, तो वो यूनिकोड्स में स्टोर होता है। तो जावा के अंदर यूनिकोड्स में एक करेक्टर को स्टोर होता है, इसे कहते हैं यूनिकोड इनकोडिंग। यूनिकोड इनकोडिंग क्या होती है, UTF-8, UTF-16, उसी तरह UTF-32। तो आपके पास ना डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स हैं। तो यहाँ पे ये इसके वर्जन्स हैं। 8 सबसे पुराना है, फिर 16, फिर 32, ठीक है। तो ये जो वर्जन्स हैं ना, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट भी कर देता हूँ। ये यूनिकोड्स करते क्या हैं। सी प्लस प्लस के अंदर करेक्टर जो होता है 1 बाइट का क्यों है, उसकी रीज़न है क्योंकि करेक्टर जो स्टोर होता है ना सी प्लस प्लस के अंदर, वो स्टोर होता है आस्कीज़ के अंदर। तो जो आस्की है उसका टोटल साइज़ पता कितना होता है, वो 1 बाइट में आ जाता है। यानी उसका साइज़ होगा 2⁻⁷ जो कि 128 बिट्स का बनता है। 128 बिट्स का उसका साइज़ होता है। लेकिन यूनिकोड के अंदर 2⁻, ये उसी तरह डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 16 या 16 में चले जाएगा, 2⁻16 2 बाइट्स में चले जाएगा। तो जब 2 बाइट्स में जाएगा ना, तो यूनिकोड स्टोर ही 2 बाइट्स में होता है, इसलिए इसका साइज़ 2 बाइट है। और आस्की क्योंकि स्टोर 1 बाइट में होती है, इसलिए सी प्लस प्लस में इसका साइज़ 1 बाइट है। और एक और चीज़ कि आस्की सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की इनकोडिंग करती है, सिर्फ इंग्लिश लेटर। जैसे ए का कोड स्मॉल वाले का कोड हो जाएगा 97, कैपिटल वाले का हो जाएगा, कैपिटल ए का होता है 65। तो इस तरह इसके आस्की करेक्टर्स होंगे। लेकिन यूनिकोड के अंदर आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं मिलती, बल्कि इंग्लिश के साथ साथ आपको अरेबिक में मिलती है। फ्रेंच में कन्वर्ट करना हो कोड आपको, अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, तो उसके अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंगली इनकोडिंग करनी पड़ती है। इसलिए यूनिकोड के अंदर ऑप्शन ज़्यादा आ जाती हैं लैंग्वेजेस की, अल्फ़ाबेट्स की। तो हम यहाँ पे ना ट्रांसलेट की एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो फ्रेंच में भी चले, चाइनीज़ में भी चले, डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में चले। तो वो हमें थ्रू आउट यूनिकोड फैसिलिटी मिल जाती है। बात करते हैं स्ट्रिंग्स की। तो स्ट्रिंग जो है ना वो रेफरेंस टाइप है। यहाँ पे रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप को अच्छे से समझते हैं। तो उसके लिए मैं जाता हूँ एक पेंट में, आपको डायग्राम से समझाता हूँ। लेट्स सी कि मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ। मेमोरी मैनेजमेंट आज हम थोड़ा सा समझेंगे, रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप को। फर्दर जैसे हम क्लासेस पढ़ेंगे उसमें भी मज़ीद मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। तो मैं कहता हूँ जो हमारा को प्रोग्राम है ना, हमेशा रन जब होता है तो वो लोड होता है रैम पे। कोई भी सॉफ्टवेयर रन हो ही नहीं सकता जब तक वो रैम पे लोड ना हो जाए। तो जब हमारा हमसे कंपाइल करते हैं ना, तो हमारा कोड बाइट कोड वाला कोड कन्वर्ट होता है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज वाला कोड जो है ना वो रैम पे लोड होता है। मशीन लैंग्वेज का जो कोड जब रैम पे लोड होगा ना, तो रैम पे ना 2 पोर्शन होते हैं। सबसे पहला पोर्शन होता है उसे कहते हैं स्टैटिक या फिर स्टैक। स्टैक को समझ लेते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। किसी ने डीएस से पढ़ी होगी उसे ज़रूर पता होगा कि स्टैक क्या होता है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टैक बेसिकली एक बिहेवियर है। ये करता क्या है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास ना कंपाइल ऑफ बुक्स है। तो मैं एक बुक रखता हूँ, सबसे पहले एक बुक रखता हूँ, उसके ऊपर मैं एक दूसरी बुक रखता हूँ, ये बुक 2 आ गई मेरे पास। फिर मैं रखता हूँ बुक 3,
फिर मैं चौथी बुक रख रहा हूँ, तो अब मैं ना कौन सी बुक पहले उठा सकता हूँ? हमेशा वही उठा सकता हूँ। नीचे वाली अगर मैं उठाऊँगा तो वह सारी बुक्स गिर जाएंगी, ठीक है? तो मुझे गिराना भी नहीं है, और हमेशा वही बुक उठा सकता हूँ जो सबसे पहले पढ़ी हो। जो सबसे ऊपर पढ़ी है वही बुक्स मैंने उठा सकता हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए इस बिहेवियर को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मैं तो लिख देता हूँ लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसे कहते हैं लीफो, इसे कहते हैं लीफो बिहेवियर। जो चीज़ सबसे एंड पे आई है वही आप पहले निकाल सकते हो, इसे कहते हैं स्टैक। तो स्टैटिक मेमोरी हमेशा स्टैक बिहेवियर को फॉलो करती है। दूसरी जो मेमोरी है डायनामिक, उसे बोलते हैं डायनामिक, या फिर इसे बोलते हैं, इसके अंदर जो बिहेवियर होता है वो होता है हीप। हीप अगर आपने पढ़ा हो, हीपिफाई ट्रीज आपने बनाए होंगे, अगर किसी ने डीएसए पढ़ा हो उसको पता होगा, अगर नहीं भी पता तो डायनामिक भी आप समझ सकते हैं। रन टाइम मेमोरी इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं रन टाइम मेमोरी। रन टाइम मेमोरी, इसे रन टाइम मेमोरी बोलेंगे। और सॉरी, रन टाइम मेमोरी से बोलेंगे, और इसे कहेंगे कंपाइल टाइम मेमोरी। इसे बोलेंगे कंपाइल टाइम मेमोरी। होता ये है कि स्टैटिक मेमोरी ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक मेमोरी, हमेशा याद रखेगा, क्योंकि जो डायनामिक मेमोरी है उसका सिर्फ रेफरेंस स्टैटिक के अंदर होता है, तो पहले वो रेफरेंस के पास जाता है फिर डाटा को रीड करता है, तो वो स्लो हो जाता है प्रोसेस। रन टाइम मेमोरी हमेशा स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम हमेशा फास्ट होती है मेमोरी। तो लेट्स सी, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप के बारे में। अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो शायद मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। लेट्स सी इसको समझते हैं। मैंने एक कोड लिखा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंटीजर नम। जैसे मैंने इंटीजर नम लिखा तो ये क्या करेगा, ये एक स्टैटिक मेमोरी के अंदर बॉक्स क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा नम, इसकी टाइप होगी इंटीजर, और इसका कोई ना कोई एड्रेस, मेमोरी में कोई चीज़ भी क्रिएट होगी उसका एड्रेस तो ज़रूर होगा। तो 0x119 फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये एड्रेस होता किस में है, 0x एज इट इज़ रहता है, और ये जो वैल्यू होते हैं ये हमेशा हेक्साडेसिमल में होती है, बेस 16 में ये वैल्यू हमेशा वो क्रिएट करता है। और इसका साइज़ क्या होगा, इसका साइज़ होगा 4 बाइट्स। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, इसको यहाँ 4 बाइट्स, ताकि विजुअली समझ में आए। लेट्स सी, तो हुआ क्या, एक स्टैटिक में वेरिएबल क्रिएट हो गया। अगर मैं इसके अंदर स्टोर करता हूँ ना, अगर मैं इसके अंदर स्टोर कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वल टू 10, तो इक्वल टू 10 क्या करेगा, ये 10 वैल्यू इसमें स्टोर कर देगा। अब क्या हुआ कि इसे कहते हैं वैल्यू टाइप, कि वेरिएबल के पास ना एक्चुअल वैल्यू होती है, इसके अंदर हमेशा वेरिएबल के पास एक्चुअल वैल्यू होती है, इसलिए इसे कहते हैं वैल्यू टाइप। फ्लोट, करेक्टर, डबल, इवन, बूलियन, ये सारे जितने भी हैं, बाइट, ये सारे वैल्यू टाइप हैं। स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग एक रेफरेंस टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल कोड लिखता हूँ मैं, स्ट्रिंग का एस जावा में हमेशा कैपिटल आता है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखेंगे आप हमेशा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ S1 इज इक्वल टू हेलो, मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो। जैसे मैंने हेलो लिखा ना, ये आप कोड इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और एंड पे आ जाएगा सेमीकोलन, इसके अंदर हेलो लिख दूंगा। तो आप दोनों लाइनों का कोड सेम टू सेम एक जैसे ही है, चाहे इस तरह लिखें या इस तरह लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेफरेंस टाइप ही क्रिएट करेगा। अब रेफरेंस टाइप ये बनता कैसे,
तो यहाँ पे भी इसी तरह का एक बॉक्स बनेगा। ये बॉक्स बना, इसके अंदर क्या होगा, इसका नाम होगा S1। इसका जो रेफरेंस होगा, कोई एड्रेस होगा 07788 0x7788। इसका जो टाइप है वो मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग है ये, एस कैपिटल। और साइज़ कितना होगा इसका, लेट्स सी इसका साइज़ देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स जितने होंगे उतना इसका साइज़ हो जाएगा। तो इसके करेक्टर्स हैं 5। 5 करेक्टर्स का मतलब है हर करेक्टर 2 बाइट का होता है जावा में, तो इसका साइज़ होगा 10 बाइट्स। ठीक है, इसका साइज़ होगा 10 बाइट्स का। लेट्स सी कि इसके अंदर क्या हेलो लिखा होगा। नहीं, इसके अंदर हेलो नहीं लिखा होगा, बल्कि क्या होगा, इसके अंदर हेलो का रेफरेंस होगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ऐसे अच्छे से क्रिएट करता हूँ। एक मिनट, मुझे बनाने हैं 5 डब्बे। और अगर मैं उसको, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो करेक्टर अरे होती है, इसलिए मैं इसे डब्बे की सूरत में लिख रहा हूँ, अरे के फॉर्म में। तो थोड़ा सा मॉडिफाई भी आपको मिल जाएगा। एक दो तीन चार पाँच पूरे हो गए। अब मैं इसमें लिखना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहला मेरा आएगा H, दूसरा मेरा आएगा E, तीसरा मेरा आएगा L, फिर आएगा O, फिर आएगा O। तो इस तरह करके मैं हेलो आपका प्रिंट होगा। इसको असल में क्या कहते हैं, इसको असल में कहते हैं स्ट्रिंग पूल, या फिर कुछ इसे स्ट्रिंग बफर भी कहते हैं। ये स्ट्रिंग बफर भी होता है और स्ट्रिंग पूल भी होता है। याद रहे कि जब स्ट्रिंग पूल या स्ट्रिंग बफर का इस तरह क्रिएट होगा डायनामिक मेमोरी में, तो इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। तो जो पहला इंडेक्स है ना, उसका एड्रेस 0x4455, ये जो इसका पहले इंडेक्स का एड्रेस है ना, ये सिर्फ H का एड्रेस है। वो एड्रेस कहाँ पे जाएगा, वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। वो मेरे पास स्टोर हो जाएगा 0x4455, वो स्टोर हो जाएगा यहाँ। तो ये क्या करेगा, अब ये पॉइंट करना शुरू कर देगा, ये पॉइंट करना शुरू कर देगा इसको। तो इस तरह एक चीज़ समझ आएगी कि ये जो है ना हमारे पास स्ट्रिंग पूल, वो हमारे पास डायनामिक मेमोरी में पड़ा हुआ है, और इसका जो रेफरेंस है वो स्टैटिक मेमोरी में पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि हमारा असल में वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप में फ़र्क है। वैल्यू टाइप में वेरिएबल के पास एक्चुअल वैल्यू होती है, रेफरेंस टाइप में वेरिएबल के पास एक्चुअल वैल्यू का रेफरेंस होता है, या रेफरेंस हम एड्रेस को कहते हैं। ठीक है बेटा, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। लेट्स सी आगे मूव करते हैं। तो में से ऑपरेटर्स, तो मैं इसको ना 1-2 दिन में सोचता हूँ इंशाल्लाह प्रीमियम वर्जन इसका ले लेंगे जूम का। तो फिर हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स पे। मैंने ऑपरेटर से कुछ स्टार्ट ही किया था, तो इसी लेक्चर में हम इसका ना ऑपरेटर्स भी फिनिश करते हैं और फिर फर्दर कोडिंग की तरफ जाते हैं। थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो हमें ना बेसिक चीज़ें अगर पता हो तो ज़रा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, थोड़ा सा काम करने में आपको मज़ा आएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा मैं काम करूँगा। तो ऑपरेटर्स पे हम बात कर रहे थे, तो अभी के लिए हम ऑपरेटर सीख रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेम एज जैसे C++ में होते हैं। मैथ की लाइब्रेरी पे बात कर रहे थे, तो क्लिक करना है आपने, ये मैथ की लाइब्रेरी का लिंक मिल जाएगा आपको।
जितने भी मैथ लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैक्स, मीन, आपको एब्सोल्यूट चाहिए, पावर चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, राउंड चाहिए, टेंजेंट के लिए, साइन के लिए, कोस के लिए, जितने भी फंक्शंस मैथ में हो सकते हैं ना वो सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। खुद कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैथ की लाइब्रेरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अभी सिखा भी देता हूँ इसको यूज़ कैसे करते हैं। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लें कि ये इसके आर्गूमेंट्स होंगे और उनकी टाइप भी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल आप यूज़ करना चाहते हो, मैं यहाँ से पावर का फंक्शन फाइंड करता हूँ, पी ओ डब्ल्यू के नाम से होगा फंक्शन, ये पावर का फंक्शन है। तो पावर का फंक्शन जो है के अंदर दो डबल टाइप के आर्गूमेंट्स आप पास करोगे, ए और बी, डबल टाइप के, और ये रिटर्न करेगा डबल टाइप का वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू भी रिटर्न करेगा। और इसके पीछे ना एक और चीज़ लिखी हुई है जिसे कहते हैं स्टैटिक। ये सारे के सारे फंक्शन स्टैटिक्स हैं। स्टैटिक क्यों है? स्टैटिक का जावा के अंदर ना ये कीवर्ड यूज़ होता है, किसी भी क्लास को आपने ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े और उस फंक्शन को कॉल करना हो ना बिना ऑब्जेक्ट बनाए, उसके लिए हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। फर्दर जब स्टैटिक पढ़ेंगे बड़ी डिटेल में इसमें बात करेंगे। अभी के लिए मैं ये बता दूं कि स्टैटिक सिर्फ उसके लिए आप यूज़ करते हो जिसका ऑब्जेक्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आप उसे क्लास के नाम से डॉट करके एक्सेस कर सकते हो। लेट्स सी, मैं फर्दर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे प्रेसिडेंस पे जाऊंगा। तो एक्सक्यूज मी प्रेसिडेंस, सर, ऑटो वो ख़त्म हो गया तो बच्चे वेट करें, दोबारा उनके मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप में। ऑटो मेरे पास सारे के सारे ऐड हो गए हैं, कोई भी आप रिक्वेस्ट नहीं है, ऑटो चल रहा है। वो असल में ना होता ही है कि वन बाय वन करके वो एडमिट कर रहा होता है ऑटो वाला, वो एकदम सबको नहीं करता। तो एकदम जब आप रिक्वेस्टें भेजते हो ना तो वो एक क्यू में लगा देता है और सबको एक एक करके जो पहले आया उसको ऐड करता जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है इसलिए। लेट्स सी कि थोड़ा सा प्रेसिडेंस के बारे में देखते हैं। तो प्रेसिडेंस कहती है कि हमारे पास जो है ना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की अगर मैं देखूँ तो हमारे पास अभी तक अरिथमेटिक्स हैं वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड, ये दो तरह के प्रेसिडेंस हैं। अच्छा, आप इस टेबल में ना ऊपर से नीचे देखेंगे तो प्रेसिडेंस इस तरह नजर आएगी, यानी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस एडिटिव ऑपरेटर से ज़्यादा है। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स में कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मोड। तो प्रेसिडेंस इस तरह काम करती है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं डिमैस रूल लगाओ। तो डिमैस रूल अलजबरा, लीनियर अलजबरा पे अप्लाई होता है। कुछ ऐसे आपके पास प्रेसिडेंस के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी जिस पे डिमैस रूल के अंदर आंसर कुछ और आएगा, और प्रेसिडेंस से अगर आप करेंगे तो उसका आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी दो चीज़ें हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के को फॉलो करते हुए ही आप इसको सॉल्व करें। तो लेट्स सी इसको ना सॉल्व भी कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो इसको आपने सॉल्व जब करना है तो लेफ़्ट टू राइट आपने इसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड की प्रेसिडेंस प्लस और माइनस से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ से लेफ़्ट टू राइट भी देखें तो प्लस पहले आ रहा है, माइनस बाद में आ रहा है। उसी तरह यहाँ से भी देखें तो मल्टीप्लाई पहले आ रहा है, डिवाइड बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रेसिडेंस आपकी डिफरेंट होती है। तो इस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फर्दर जो ऑपरेटर्स आएंगे उस पर भी प्रेसिडेंस देख लेंगे। तो लेट्स सी, अभी हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखना है। इसकी प्रेसिडेंस पे बात करें तो कुछ ये मैंने सैम्पल के तौर पे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं, एक दो मैं सॉल्व कराता हूँ, बाकी आपके लिए छोड़ते हैं। तो आपके पास इंटीजर वेरिएबल आई है और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 8। इसको सॉल्व करके देखें, पेज पे इसे सॉल्व करके देखें, ट्राई करें इसका आंसर क्या आता है। तो लेट्स सी इसको सॉल्व करते हैं ताकि हमें प्रेसिडेंस भी समझ आ जाए सबको ही। तो मैं इसको ना नोट पैड के ऊपर ही सॉल्व कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे देखना है लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट देखेंगे। और दूसरी चीज़, एक तो मैंने मुझे देखना है लेफ़्ट टू राइट। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इस पे लिखा हुआ था अरिथमेटिक ऑपरेटर और एडिटिव
और मल्टीप्लिकेटिव दोनों ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आए कि इनकी एसोसिएटिविटी होगी लेफ्ट टू राइट। नंबर टू, जितना ऑपरेटर्स आएगा ना, सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव को सॉल्व करना है, एडिटिव ऑपरेटर को बाद में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ढूंढना है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए मेरे पास सबसे पहला जो ऑपरेटर आ रहा है वो कौन सा है। मेरे पास लेफ्ट राइट मूव करते हुए मल्टीप्लाई का पहला ऑपरेटर आएगा। अगर डिमैश रूल पे चले जाओगे ना, इसका आंसर कुछ और आएगा। अब डिवाइड पहले सॉल्व करोगे, अगर मैं डिवाइड पहले सॉल्व कर दूं डिमैश रूल के अकॉर्डिंगली, तो ये क्या करेगा, पहले आप इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, और फिर बाद में घूम के मल्टीप्लाई पे आओगे। तो ये लेफ्ट टू राइट नहीं रहेगा, ये राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। सही है, डायरेक्शन आपने लेफ्ट टू राइट ही रखनी। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए जो पहला ऑपरेटर आया ना, पहले हमने मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर को सॉल्व करना है, फिर एडिटिव की तरफ जाना है। तो मेरे पास पहले ये वाला ऑपरेटर आया, मैंने लिखा 6 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 5। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मज़ीद मुझे कोड ना करना पड़े, ठीक है, टाइपिंग ना करनी पड़े। इंट आई, लेट्स सी, मैंने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर को सॉल्व कर लिया। लेफ्ट टू राइट सबसे पहले ये आ रहा था, अगर लेफ्ट टू राइट डिवाइड आता तो मैं डिवाइड को ही सॉल्व करता। सही है, तो आपने प्रेसिडेंस हमेशा ये देखनी है कि लेफ्ट टू राइट पहले मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर को सॉल्व करना है, फिर एडिटिव की तरफ बाद में जाना है। तो फर्दर अब मैं जाऊंगा तो लेफ्ट टू राइट मेरे पास डिवाइड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जब डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 6 को डिवाइड कर दो 4 से, तो मेरे पास आंसर आता है 1 पॉइंट इंटीजर आई 1.8 1.5, तकरीबन 1.5 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी रूल है, डिवाइड रूल की तरफ चलते हैं, डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें तो आंसर आएगा इंटीजर, अगर इंटीजर को डिवाइड करें फ्रैक्शन के साथ तो आंसर आएगा फ्रैक्शन। एडमिट ऑल, सब लोग ऐड हो गए, मैसेजेस मुझे भी आ रहे हैं वैसे। लेट्स सी, आगे देखते हैं। रूल नंबर 1 ये था कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करें, आंसर इंटीजर आएगा। तो इंटीजर को फ्रैक्शन से डिवाइड करें, आंसर फ्रैक्शन आएगा। थर्ड वाला फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से मुराद आपकी डॉट वैल्यू, डॉट में जो आपके पास आंसर आएगा उसकी बात करो। तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो आंसर फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। जिन लोगों को ये पता है उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करें इंटीजर के साथ तो 4 ही रूल बनते हैं, इसका आंसर भी फ्रैक्शन ही आएगा। तो एक चीज़ समझ आए कि इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करो सिर्फ इंटीजर आता है, बाकी सब जहाँ भी फ्रैक्शन आ जाए तो आंसर फ्रैक्शन ही आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रूल को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व करूँ ना, तो मेरे पास ये जो आंसर आ रहा था, लेट्स से इसी को मैं ऊपर ले आता हूँ, ये यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 6 को जब मैं 4 पे डिवाइड करूँगा, दोनों तो इंटीजर हैं, इस तरह तो नहीं लिखा हुआ 6.0 तो नहीं लिखा हुआ, या 4.0 तो नहीं लिखा हुआ, ये तो फ्लोट में नहीं है, ये तो इंटीजर में है। तो दोनों इंटीजर में है तो मैं से 1 लिखूँगा और 0.5 को डिस्कार्ड कर दूँगा। सही है, तो इसका आंसर आएगा 6 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर मैं लिखूँगा 1, फिर लिखूँगा प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1। उसी तरह अब मैं फर्दर जो डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हैं उनको पहले सॉल्व कर लूँगा, बाद में बाकी के ऊपर जाऊँगा। 5 को डिवाइडेड बाय 8 करें तो आंसर आएगा
0.625। मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? मुझे इसका आंसर लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। ऐसे तो नहीं लिखा हुआ 5.0 तो नहीं लिखा हुआ ना, 8.0 तो नहीं लिखा हुआ ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, डिस्कार्ड कर दूंगा फ्रैक्शन पार्ट को और सिर्फ ज़ीरो को कंसीडर करूँगा। तो लेट्स सी इसका आंसर आप मेरे पास क्या बनेगा, इंट आई इक्वल टू, अब मेरे पास जितने भी ऑपरेटर हैं सारे के सारे एडिटिव हैं, तो मैं लिखूँगा 1+1 होता है 2 प्लस 8 माइनस 2। मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फर्दर जो ऑपरेटर्स हैं उनको भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, इंटीजर आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 माइनस 2, जो कि आंसर आ जाएगा फर्दर 8। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रेसिडेंस को सॉल्व करते हैं, एडिटिव रूल को अप्लाई करते हैं। एडिटिव रूल बड़ा सिंपल सा है, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करो, जवाब भी इंटीजर ही आएगा। इंटीजर को फ्रैक्शन से डिवाइड करो, फ्रैक्शन आंसर आएगा। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करो, फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन को इंटीजर से डिवाइड करो, तब भी फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने बाकियों को भी सॉल्व करना है। इसका आंसर मैंने लिख दिया है, ये मैं आपको, आंसर इसका होगा 8। आप भी इसे निकाल के देखिएगा और इसके आंसर आप ज़रूर से फाइंड करिएगा। इंशाल्लाह डाउट सेशन में इस पर भी डिस्कशन होगा आपसे। फर्दर आप सिंटेक्स की तरफ जाते हैं, मेन लिखना है, जो कोड की तरफ जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, और प्रॉब्लम्स मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हम सॉल्व करेंगे। तो बस 20 मिनट की और मैं मीटिंग करूँगा, इसके बाद हम इसे ख़त्म कर रहे हैं। तो सिंटेक्स इसका क्या है, सबसे पहले लिखना है पब्लिक, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास मेन। मेन भी लिख सकते हैं, टेम्प भी लिख सकते हैं, कोई भी क्लास का नाम लिख सकते हो, एबीसी भी लिख सकते हो। लेकिन रीज़न ये है, कन्वेंशन ये है कि इसका पहला लेटर कैपिटल हो, क्योंकि हम इसे पास्कल की क्लास का नाम हमेशा पास्कल के इसमें लिखते हैं। इसमें मेन कैसे लिखते हैं, मेन ज़रा ना अजीबो गरीब ज़रा सिंटेक्स है, इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है पब्लिक। एक चीज़ आपने और देखी होगी कि मेन मेथड क्लास के अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो जावा ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है, इसलिए इसका मेन मेथड ना हमेशा क्लास के अंदर ही आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो मेन मेथड है इसको आपने कॉल कैसे करना है, लिखना कैसे है, ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। तो पहले लिखना है पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है ये एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, इसलिए हम इसे पब्लिक लिखते हैं। स्टैटिक क्यों लिखते हैं, क्योंकि मेन मेथड को रन होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसे इसलिए स्टैटिक लिखा जाता है। ठीक है, वॉइड क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मेन, इसका मेथड मेन ही लिखेंगे क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है, कंपाइलर को पता चल जाता है जहाँ पे मेन लिखा है ना, यहाँ से कोड रन होना स्टार्ट होगा। इसमें आर्गुमेंट्स क्यों लिखे जाते हैं, ये भी इस पर भी बात करते हैं। जब आप इसे रन करते हो ना, कुछ आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हो जब आप इसे रन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो इसे लिखा जाता है स्ट्रिंग अरे। ये अरे का सिंटेक्स इस तरह होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रैकेट्स आएंगी, कैपिटल बड़ी ब्रैकेट्स आएंगी, और यहाँ पे ARGS आर्गुमेंट्स आप लिख दोगे। ठीक है, इससे ये कंपाइलर JVM को पता चल जाता है कि क्या पब्लिक लिखा हुआ है मेन के साथ, अच्छा स्टैटिक लिखा हुआ है, वॉइड लिखा हुआ है, और इसका नाम भी मेन ही होना चाहिए, और इसमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पास हुए हैं, अरे पास हुई है। तो तब उसे पता चलता है ये जो है ना, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से कोड को मैंने कंपाइल करना स्टार्ट करना है। तो हेलो वर्ड प्रिंट कैसे करते हैं जावा के अंदर, C++ में सी आउट कर लेते हैं, लेकिन उसमें लाइब्रेरी लिखनी पड़ती है। यहाँ पे आपको लाइब्रेरी लिखनी नहीं पड़ती, बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी लिखी होती है। वो कौन सी लाइब्रेरी है जो पहले से इंपोर्ट होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसका नाम है import java.lang। java.lang के नाम से लाइब्रेरी होती है, इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होती है, इसलिए आप लिखो या ना लिखो कोड फिर भी कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ना हमें शुरू में क्या करना है, कोड के सिंटेक्स को समझना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, तो मैं ना अब आपको कंपाइलर पे लेके नहीं जा रहा। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना डेस्कटॉप पे आना है। मैं सारी चीज़ें बंद करके डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आके एक फोल्डर क्रिएट करना है अपने,
और असाइनमेंट भी आपने इसी तरह से करनी है, ठीक है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह असाइनमेंट करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है जावा के नाम से एक मैंने फोल्डर बना दिया, जे कैपिटल लिख लें। और यहाँ पे आपने एक फाइल, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। कंपाइलर के ऊपर कोड नहीं लिखना आपको। इस फाइल को ओपन कर लें। फाइल को ओपन करने के बाद पीछे वाली मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये वाली जो फाइल है ना, इसके ऊपर आप लिख लें, सेव एज करें इसको। सेव एज करके जावा का कोड अब मैंने बनाना है, तो वो जावा का कोड हमेशा डॉट जावा में स्टोर होता है। तो मैं इसे देता हूँ फर्स्ट डॉट जावा। फर्स्ट डॉट जावा ज़रूर लिखना है आपने, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन ज़रूर होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इनकोडिंग भी देख लें, UTF-8 है, बिल्कुल सही है। इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, तो एक नई पीछे फाइल बनेगी। या व्यू में जाके ना इसे डिटेल्स में जाइएगा, तो यहाँ पे ना ज़रा टाइप भी पता चल जाती है। ये वाली फाइल है, इसका एक्सटेंशन है जावा फाइल। और ये वाली जो फाइल है ना, इसको आप डिलीट कर सकते हो, इसको चाहे डिलीट कर दें। टेक्स्ट फाइल मुझे नहीं चाहिए। जावा फाइल क्रिएट हो गई। अब मैंने इसके अंदर कोड लिखना है, तो जो सिंटेक्स था उसी को फॉलो करते हैं। सिंटेक्स क्या था, एक क्लास बनाओ किसी भी नाम से, फिर उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये पूरा मेथड लिखो, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो मैं यही सिंटेक्स फिर से लिखता हूँ, पब्लिक क्लास। अभी मैं क्लासेस नहीं पढ़ा रहा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम डिटेल में क्लासेस बनानी सीखेंगे, अभी हम क्लास की तरफ नहीं जा रहे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मेन। क्लास जब भी बनती है तो ब्रैकेट आएगी। इसे आप 1 2 3 4 स्पेसेस के बाद लिख सकते हो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन स्मॉल आना चाहिए, कैपिटल लिखोगे तब भी एरर आएगा, ठीक है। तो इसे एक तो स्मॉल में लेना, मैं इसको ब्रैकेट से देता हूँ और ये आ गया। इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग की आर्गुमेंट, स्ट्रिंग हमेशा एस कैपिटल आएगा, स्ट्रिंग की अरे पास करनी है। तो सी प्लस प्लस में अरे इस तरह बनती है, यहाँ हम साइज लिख देते हैं। तो यहाँ पे जावा पे अरे इस तरह बनती है कि पहले ब्रैकेट जो है ना वो बाद में जो आनी थी वही अब ब्रैकेट पहले आएगी। ब्रेसिस बड़ी ब्रैकेट जो है वो पहले आएगी, और यहाँ पे आप लिखोगे ARGS, और यही लिखना है आपने, इसी तरह आर्गूमेंट पास करने हैं। अब ज़रा बात करते हैं, हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम का एस कैपिटल आएगा। सिस्टम और स्ट्रिंग का एस हमेशा बड़ा आता है, ठीक है, जावा के अंदर। सिस्टम है क्या चीज़, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। सिस्टम एक क्लास है, क्योंकि इसका एस कैपिटल है, ये भी क्लास है। इसके अंदर एक ना नेम स्पेस है, उसका नाम है आउट, ठीक है। नेम स्पेस क्या होती है, जैसे आपने नेम स्पेस देखी होगी, STD नेम स्पेस होती है सी प्लस प्लस के अंदर। उसी तरह जावा के अंदर जो नेम स्पेस होती है ना, मैंने लिखा डॉट आउट, ये मेरे पास स्टैटिक नेम स्पेस आ गई। फिर लिखूंगा डॉट, ये बताती है कि आउट बता रहा है कि इस कोई चीज़ हमने प्रिंट करनी है, ठीक है। जो सिस्टम इन है ये बताता है कि सिस्टम कोई ना कोई इनपुट ले रहा है। इनपुट लेने के लिए सिस्टम इन आता है, आउटपुट लेने के लिए सिस्टम आउट आएगा, सही है। यहाँ पे लिखोगे आप प्रिंट, और यहाँ पे लिखोगे डबल कोट्स के अंदर हेलो। डबल कोट्स में जो भी चीज़ आप लिखोगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी, सही है। मैं इसको ना सेव करता हूँ। सेव आप फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं, Ctrl+S कर लें। सेव करने के बाद इस कोड को चलाना कैसे है, लेट्स सी, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। अब ज़रा CMD में जाता हूँ, तो मैं जाता हूँ CMD के अंदर, कोड चला के देखता हूँ ये कोड मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं ज़रा इसका पूरे का पूरा पाथ चेक कर लूँ। ये मेरा कोड का पाथ यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, प्रॉपर्टीज़, यहाँ से मुझे पाथ भी मिल जाएगा कि ये सी के अंदर यूज़र के अंदर बिलाल आ रहे, फिर डेस्कटॉप के अंदर जावा के फोल्डर में पड़ा हुआ, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप लिख दो CMD, और वो पूरे का पूरा उस पाथ में चले जाता है, ठीक है। इस तरह भी आप ओपन कर सकते हो। ये मैंने क्या किया, मैंने ना उसी पाथ के ऊपर ना क्लिक करके लिखा CMD,
और एंटर कर देना। ये ना बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ने खुद ही कमांड बनाई हुई है, ठीक है? अब मैंने तो नहीं बनाई, ये आपके ना पहले से माइक्रोसॉफ्ट ने ये काम करके दिया हुआ आपको। मैं थोड़ा सा इसके ना फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, 28। लेट्स सी कि हम उस फ़ोल्डर में आ गए जहाँ पे वो फ़ाइल पड़ी हुई है। तो अब मैंने इसे कंपाइल करना है। फ़ाइल कौन सी है? फ़ाइल ये वाली है। इस फ़ाइल को मैंने कंपाइल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जावा सी, लिखूँगा जावा सी, और फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट जावा। हिट एंटर करूँगा, तो अगर तो कोई एरर नहीं होगा ना तो वो मुझे बता देगा इसमें कोई एरर नहीं है। अभी मेरी फाइल में कोई एरर नज़र आ रहा है। उसने कहा कि क्लास में आपके पास एरर है। अब लिखा हुआ है क्लास मेन इज़ पब्लिक शुड बी डिक्लेयर इन द फाइल नेम। तो वो कहता है कि ना फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए। मैं आपको एरर ये जानबूझ के दिखा रहा हूँ। इसकी रीज़न ये है कि आपको पता हो कि फ़ाइल का नाम जो आपने रखा है ना वही क्लास का नाम होना चाहिए, वरना जावा में एरर आता है, ठीक है? तो मैं इसको ना सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज करके इसको भी नेम दे देता हूँ MAIN, मेन डॉट जावा। मेन डॉट जावा के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। जैसे क्लास का नाम है उसी तरह मैंने फाइल का नाम भी सेव कर दिया। अब ये फर्स्ट वाली को मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरा मकसद था कि आपको बताऊँ कि कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं। क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए जावा के अंदर, ठीक है? ये रूल है। अगर नहीं करोगे तो वो रन ही नहीं करने देगा उसे, ठीक है? तो लेट्स ये आगे चलते हैं। अब मैं फिर से लिखता हूँ जावा सी स्पेस देकर मेन डॉट जावा। जैसे मैंने इसको रन किया ना तो ये कंपाइल कर रहा है। अब उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, कोई एरर नहीं दिया। इसका मतलब है मेरा कोड सक्सेसफुली चल गया। अब मुझे जब मैं वापस जाके ना आपको दिखा दूं ज़रा फाइल, तो उसने क्या किया, जावा फाइल का बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। मैंने आपको दिखाया भी था कि बाइट कोड क्या होता है, डॉट क्लास में कन्वर्ट कर देता है। तो ये JVM ने जावा के कंपाइलर ने क्या किया, एक ऐसी फाइल बना दी जो डॉट क्लास में है, इसे कहते हैं बाइट कोड। तो बाइट कोड में वो फाइल कन्वर्ट हो गई। यहाँ आपको बाइट्स में भी नज़र आ रहा होगा इसका साइज, ठीक है? तो लेट्स सी कि इसको रन कैसे करना है। अब मैं बाइट कोड का रन करता हूँ तो आप लिखोगे सिर्फ जावा, अब सी नहीं लिखना है इस पर, और फाइल का नाम लिखोगे मेन। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा तो मेरे पास आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब आप देखोगे कि इतना मुश्किल सर काम, तो मुश्किल इसलिए मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ ताकि आपको सिंटेक्स फेमिलियर हो जाए, आप बिना हेल्प लिए अपने कोड के एरर्स देख सको, ठीक है? ये एक्सरसाइज आपको इतना हेल्प आउट करेगी, आप उसका सिंटेक्स समझ लोगे। नंबर 2, आपको एरर, सिंटेक्स एरर फिर बाद में कभी नहीं आएगा, ठीक है? आपको सिंटेक्स बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। तो लेट्स सी इसके अंदर कुछ और ट्राई करते हैं। मैं एक नंबर लेता हूँ n, और n1 उसके अंदर रखता हूँ 10, फिर लेता हूँ n2 और इसमें 20 रखता हूँ। लेट्स सी इसे ऐड करके देखते हैं, क्योंकि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, ऐड करके देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिस्टम का S कैपिटल डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे लिखूँगा n1 जमा n2, दोनों नंबर्स को जमा करो और प्रिंट कर दो। सेव ज़रूर करना है इसको आपने हर बार। जैसे कोड कंप्लीट कर लिया, सेव किया, करने के बाद वापस आए। अब आप फिर से लिखोगे जावा सी, पहले कंपाइल करो, मेन डॉट जावा को कंपाइल करो, कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया। अब मैं क्या करूँगा, इसका बाइट कोड क्रिएट हो गया है, उसको अब मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। तो मैं सिर्फ जावा लिखकर फाइल का नाम लिखूँगा। जैसे मैं हिट एंटर करता हूँ तो 10 जमा 20 दोनों को जमा किया, 30 आंसर आ गया, ठीक है? लेट्स सी कि हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसका आंसर मैंने 8 निकाला था। तो लेट्स सी कि ये क्या आंसर निकालते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो मैं इसी पूरी प्रॉब्लम को पकड़ता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे इसका पूरे का पूरा जो कोड है ना चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर भी सही आया था कि नहीं।
तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट आई इक्वल टू, सेम टू सेम मैंने वही सिंटेक्स लिखा है, और अब मैं आई को प्रिंट करा के देखता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद CMD में वापस गए, जावा सी मेन डॉट जावा, मैंने कंपाइल किया। जैसे कंपाइल किया कोई एरर नहीं आया, फिर मैंने लिखा जावा मेन, यानी सिर्फ जावा बाइट कोड को रन करने का तरीका ये होता है। जैसे मैंने इसे रन किया तो एग्जैक्टली वही आंसर आया जो मैंने निकाला था, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने प्रेसिडेंस पढ़ी, सारे रूल्स एग्जैक्टली वही हैं। पहले आपने खुद हैंड से निकालना है, ये खुद ना रिटर्न इसे करके देखना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, लिखते जाना सारा। फिर उसके बाद आप इसे कंपाइल करके भी देख लेना कि इसका आंसर वाकई वही आ रहा है जो आपने निकाला, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि अब मैंने प्रेसिडेंस मुझे समझ आ गई, ठीक है। कई बार होता है ये प्रेसिडेंस हमारे बड़े काम आती है, ठीक है। तो लेट्स सी किसी और डेटा टाइप में भी जाके देख लेते हैं। जैसे मुझे बूलियन, बूलियन एक नई चीज़ थी, तो मैंने यहाँ पे बूलियन बी बनाया, इसमें रख दिया ट्रू, ठीक है। इसको हम इस तरह यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे बी को कॉल कर सकता हूँ, बी को प्रिंट करा सकता हूँ, या फिर निगेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ। मैं कुछ और भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। एक आपके पास प्रिंट होता है, एक LN होता है, दोनों में फ़र्क क्या है ज़रा देखते हैं। मैं जैसे इधर लिखूँगा हेलो, और यहाँ एक और लिखता हूँ कॉपी करके, थोड़ा सा इसको बैक ले आते हैं, वर्ड। मैंने दो लिखे और दोनों में फ़र्क देखते हैं। ये प्रिंट LN है और ये भी प्रिंट LN, और ये सिर्फ प्रिंट है। तो लेट्स सी कि फ़र्क क्या होगा। सेव करते हैं, फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में चला के देखते हैं। तो ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ज़रा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। जो चीज़ आपने पहले से लिखी होगी ना, अप और डाउन की से आपको मिल जाएगी, ये अप और डाउन की से आपको मिल जाएगी। तो जावा मेन फिर से कॉल किया, फिर मैंने इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, फिर मैंने लिखा इसको रन करो, तो उसने क्या किया, ट्रू के साथ हेलो को प्रिंट कर दिया। जबकि मैंने ये जो प्रिंट है ना स्टेटमेंट, ये कुछ ऐसे काम करती है कि एंड इसके साथ नहीं लगा हुआ, ठीक है। मैं इसको ज़रा एलेबोरेट कर देता हूँ C++ के अकॉर्डिंगली। तो अगर आपने कोई चीज़ ऐसी लिखी हुई है जैसे बी और फिर लिखा हुआ है सी आउट डबल कोट्स के अंदर हेलो, और फिर आपने लिखा हुआ एंडल। ये जो एंडल है ना, एंड पे जो एंडल लिखते हो ना आप, ये असल में LN वही काम करता है। ये क्या करता है, प्रिंट करके अगली लाइन में चले जाता है। LN होता है प्रिंट करो और अगली लाइन में चले जाओ, कर्सर को अगली लाइन में ले जाता है, ठीक है। एंडल भी वही काम करता है जैसे LN कर रहा है, ठीक है। तो यही कोड सिंपली जो C++ में कुछ ऐसा नज़र आएगा। मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जो C++ से शिफ्ट हो रहे हैं उनको ज़रा फेमिलियर लगे चीज़ें। तो ये एग्जैक्टली वही कोड लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। क्या हम किसी स्ट्रिंग को कंकैड करके लिख सकते हैं? ज़रा मैं ये भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इस तरह से लिखता हूँ रिजल्ट, और यहाँ लिखता हूँ कनकैट। ये जो कनकैटिनेशन होता है ना, दो चीज़ों, दो आउटपुट को जोड़ना हो ना, तो हम प्लस का साइन लिखते हैं यहाँ पे। पाइथन में भी प्लस ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन C++ में क्या लिखते हैं वो यहाँ मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको C++ में लिखना हो तो कनकैटिनेशन कैसे होगा, रिजल्ट कॉलन, इस तरह कनकैट करते हैं। ये जो इंजर्शन ऑपरेटर होता है ना, इसको हम यूज़ करते हैं कनकैटिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ num1 प्लस num2। C++ में ये लाइन इस तरह लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन जब मैं जावा में ये लाइन लिखता हूँ ना, तो मुझे इस तरह लिखनी पड़ेगी, रिजल्ट प्लस कनकैट करो किसके साथ,
n1 प्लस n2। अच्छा, जब मैं इस तरह से लिखूंगा तो ये क्या करेगा, जरा मैं आपको दिखा दूं। इसको मैं करता हूँ सेव, और ये वाली लाइन पे तो एरर देगा मुझे, इसलिए मैं इसे ना कमेंट करने का क्या तरीका होगा, सिंगल लाइन कमेंट इस तरह से होता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश आप लगा दोगे। मल्टी लाइन कमेंट करना हो तो आप इस तरह से करोगे, फॉरवर्ड स्लैश, सेम वही तरीका है जो सी प्लस प्लस में है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। ये वाली लाइन कंपाइल नहीं होगी। तो लेट्स सी, मैं इसको सेव करता हूँ, फिर से चलाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ जावा सी मेन डॉट जावा, कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुली हुआ। उसके बाद मैंने इसे रन किया, तो उसने क्या किया, 10 रिजल्ट के साथ 10 और 20 को ऐसे ही लिख दिया है, उसने जमा ही नहीं किया उसे। तो एक चीज़ यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन ये करनी थी कि जब आप एक स्ट्रिंग के साथ, ये डबल कोट्स में हमेशा स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग के साथ जब आप किसी भी वेरिएबल को कंकैड करोगे ना, किसी भी वैल्यू टाइप वेरिएबल को कंकैड करोगे जो स्ट्रिंग नहीं है, इंटीजर है, फ्लोट है या नंबर टाइप का है, तो क्या होगा उससे, उससे एक चीज़ होगी कि आपके पास वो क्या करेगा, इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट, और उसे उसी तरह दिखा देगा अपने साथ। मैं चाहता हूँ कि ये काम ना करें, इन दोनों को जमा करें और फिर कनकैड करके दिखाएं। कनकैड होता है जोड़ना, ठीक है। तो मैं ना एक ब्रैकेट लगा दूंगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं करूँगा। इससे ये ब्रैकेट क्यों यूज़ होती है, ये छोटी ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं प्रेसिडेंस के लिए, प्रेफरेंस के लिए। हमने क्या करना है कि सबसे पहले क्या करो, n1 और n2 दोनों को जमा करो, पहले इसे प्रेफरेंस दो, जमा करो, उसके बाद क्या करो, कंकैड कर दो, इसका जो रिजल्ट है ना वो इस स्ट्रिंग के साथ जोड़ के प्रिंट कर दो, ठीक है। तो एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में आपको समझ आएगी। अब मैं इसको जब सेव करके चलाऊंगा ना, देखें सेव ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पे स्टार आ रहा है, तो सेव ज़रूर करना है आपने, फिर आपने इसे रन करना है। मैंने अब रन किया, उसके बाद मैंने फिर से इसको मैं नीचे कर देता हूँ ताकि कमांड नजर आए। अब मैंने इसे जब रन किया तो उसने आंसर दिया रिजल्ट 30, ठीक है। तो इस तरह करके आपने प्रोग्राम लिखने हैं। अभी के लिए मैं आपको बता दूँ, नोट पैड में अगर मुश्किल हो रहा है तो आप क्या करो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल आपको लगेंगी, मुश्किल चीज़ें आपको परफेक्ट बनाएंगी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि परफेक्ट बनना है तो मुश्किल चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ नोट पैड प्लस प्लस, वो आप यूज़ कर लें, यहाँ से डाउनलोड कर लें इसको, नोट पैड प्लस प्लस, तो कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर लें। उससे क्या होगा, आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी कि यहाँ पे ये इतने सारे वर्जन है इसके, कोई भी स्टेबल वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ 4 बिट है, इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। मैं अब नोट पैड में यही काम आपको करके दिखाता हूँ, तो ये ज़रा ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। तो ज़रा ये होगा, इसी चीज़ को ओपन विद करके, या यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है मेरे पास एडिट विद नोट पैड प्लस, तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा, आपके पास साइड पे ना नंबर्स आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ ये चीज़ें हैं कि कलरफुल थोड़ा सा सिंटेक्स नज़र आना शुरू हो जाता है। ये हम काम पता क्यों कर रहे हैं, आईडी को यूज़ क्यों नहीं कर रहे, क्यों, उसकी रीज़न ये है कि ताकि सिंटेक्स समझ आए। जितने सिंटेक्स के एरर है ना अभी आपको नज़र आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है। आपने उस असाइनमेंट को सॉल्व कैसे करना है, एक एक प्रॉब्लम के लिए एक फ़ाइल बनानी है, दूसरी प्रॉब्लम के लिए दूसरी फ़ाइल बनानी है। तो इस तरह आपने काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से मैंने बनाई एक फ़ाइल, जावा के नाम से आप फोल्डर बना लें, और यहाँ एक फ़ाइल, इसको ओपन करें, सेव एज करें, सेव एज ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे prog1 डॉट जावा। तो आपने इस तरह करके ना, जितनी प्रॉब्लम है, मैं 10 प्रॉब्लम आपको देता हूँ, 10 की 10 प्रॉब्लम के लिए अलग अलग फ़ाइल बनानी है, क्योंकि एक चीज़ है कि जावा में हम फाइल के नाम से ही क्लास बनती है हमेशा। तो इसलिए मैं यहाँ पे ना एक चीज़ ज़रूर करूँगा कि आप क्या करें, जब भी फाइल का नाम बनाएं तो पी कैपिटल कर दें, prop1 prop2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रॉब्लम्स के लिए 10 फाइलें बनाएंगे हम। हर एक प्रॉब्लम को नोट पैड प्लस प्लस के अंदर, ये नोट पैड प्लस प्लस पे आप ओपन कर लें उसको,
और ये कैसे ओपन होगा? ये यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, एडिट, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे नोटपैड प्लस प्लस, ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी फिर आपके पास। तो आपने बस उसे एडिट करना है और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर देना, अपना कोड लिखें और फिर उसे CMD से कंपाइल कर करके देखें। ये जो प्रोसेस है ना, 10 प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करेंगे ना, इसके बाद जावा में कोई सिंटेक्स एरर आपका नहीं आएगा, ये मेरी श्योरिटी है आपको। ठीक है, इंशाल्लाह फिर सिंटेक्स एरर से आपकी जान छूट जाएगी। ठीक है, आपने ये इस पर ज़रूर काम करना है। मैं इसे अपलोड करता हूँ, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह जो भी किसी का क्वेश्चन है अभी पूछ लें बेटा, बारी बारी पूछ लें क्वेश्चन जिसका भी है। जी निम्रा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर ये एक बार बता दें, जब हमने नोटपैड पर फाइल क्रिएट की है तो वो जो आपने CMD वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर कर खोला था, वो एक बार दोबारा से बता दें किस तरह ओपन होगा। अच्छा, दो चीज़ें हैं। CMD को ना आप दो तरीके से ओपन कर सकते हो, दोनों तरीके बता देता हूँ। ये देखें, आप लिखोगे CMD को सर्च करना, एंटर कर देना। अब क्या होगा, ये ना बाय डिफ़ॉल्ट सी यूज़र बिलाल आरिफ में ओपन हो रहा है। मैं ना क्या करूँगा, जी मुझे ना इस फाइल तक जाना, इस फाइल का मुझे पाथ पता होगा, मैं इसे ना प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसका पाथ चेक कर सकता हूँ। इसका पाथ है डेस्कटॉप जावा। ठीक है, तो मैंने इस पाथ तक जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा DIR होता है डायरेक्टिव्स को देखने के लिए, कितनी इसके अंदर कितनी फाइल्स हैं बिलाल आरिफ के फोल्डर के अंदर। ये हर एक फोल्डर है, सी ड्राइव के अंदर यूज़र्स का फोल्डर है, फिर बिलाल आरिफ का फोल्डर है। तो मैं लिखूँगा DIR, तो यहाँ हिट एंटर करूँगा ना, तो मेरे पास बहुत सारी फाइल नज़र आ जाएंगी। मुझे किस फाइल में जाना है, मुझे डेस्कटॉप में जाना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर फर्दर जाना है मुझे। तो मैं दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूँ कि इन फ्यूचर शायद हमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये काम ज़रूर करवाएंगे। तो आपने क्या करना है, CD, जिस भी फोल्डर में जाना है उससे पहले लिखना है CD लिखकर आपने लिखना है, स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जैसे मैं लिखता हूँ वो उस फोल्डर में चले जाएगा। फिर DIR कर लें, क्योंकि मुझे तो पता ही है उसका फोल्डर का पाथ। डेस्कटॉप के बाद मुझे जावा में जाना है, तो मैं यहाँ पे CD फिर जावा लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप गलती से किसी ऐसे फोल्डर में चले गए हो जहाँ आपको नहीं जाना था, तो उसका फिर तरीका है, बैक जाने का तरीका क्या है, CD लिखकर डबल डॉट लिखोगे, डबल डॉट लिखकर एंटर करोगे तो वो बैक भी आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं डेस्कटॉप से फिर बाहर आना चाहता हूँ तो CD डबल डॉट लिखूँगा तो वो बैक भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे जावा के अंदर जाना था, तो CD जावा फोल्डर के अंदर आ गया। अब मुझे लिखना है मेन डॉट जावा और इससे पहले लिखना है जावा सी। हिट एंटर करूँगा, ये इसे कंपाइल करेगा, कंपाइल सक्सेसफुली हुआ, फिर लिखूँगा जावा मेन, इस तरह ये रन कर देगा। ठीक है, अब एक और तरीका जो मैंने बताया शॉर्टकट ये है कि आप क्या लिखो, जिस भी फोल्डर में हो ना वहाँ जाके ये जो पाथ है ना उसके ऊपर क्लिक करो और लिख दो CMD। ठीक है, ओवरराइड करना है आपने, ये जो चीज़ है ना ये पहले से लिखी होगी, इसको आपने ख़त्म कर देना है और यहाँ पे लिखना है CMD जैसे ही करोगे आप एंटर कर दो इसको, तो वो उसी पाथ में ले जाएगा फिर आप। ठीक है, इस पाथ में ले जाएगा और आपने जस्ट जावा को कंपाइल करना है। जी बेटा, और किसी का क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर पॉइंटर्स जैसी कोई चीज़ है जावा में? हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि हमने ना अभी रेफरेंसेस की बात की थी और किसी ने भी नहीं पूछा कि पॉइंटर्स क्या इसमें जावा में होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पॉइंटर्स जावा में नहीं होते। ठीक है, जावा के अंदर पॉइंटर्स नहीं है। आपके पास रेफरेंसेस ज़रूर होंगे लेकिन पॉइंटर्स एज सच नहीं है, आप पॉइंटर नहीं बना सकते। ठीक है, सर रेफरेंसेस होने से क्या मुराद है? मैं बताता हूँ, जैसे ना नो पॉइंटर्स इन जावा, लेकिन एक चीज़ है कि क्या कोई भी वेरिएबल जब बनेगा तो वो मेमोरी में कहीं ना कहीं तो एड्रेस स्टोर होगा ना उसका। ठीक है,
तो क्या मैं इसका एड्रेस को गेट कर सकता हूँ? क्या मैं इसके एड्रेस को गेट कर सकता हूँ? तो ऐसा काम मैं कर सकता हूँ जावा के अंदर। हाँ, लेकिन मैं दो एड्रेसेस को जमा करना, दो एड्रेसेस को मैनिपुलेट करना, ये काम आप जावा में नहीं कर सकते। ठीक है, डी एलोकेट करना, ये काम आप नहीं कर सकते। एलोकेशन आप कर सकते हो, डी एलोकेशन नहीं कर सकते जावा में। ठीक है, तो कुछ सर जी जी। जी, तो सर ये जो स्ट्रिंग S1 है ये 10 बाइट्स की किस तरह हुई? जो हेलो लिखते हैं, ये जो स्ट्रिंग पूल है, इसके अंदर हमने हेलो लिखा है। हाँ, हेलो में जो एज का पहला करेक्टर है, ये उसका एड्रेस जा रहा है स्ट्रिंग S1 के अंदर। अच्छा, ये ना अरेज की सूरत में स्टार्ट होगा, यानी करेक्टर की अरे है। इसका जो पहला लेटर है ना, उसका एड्रेस हमेशा आपके पास S1 में जाएगा। ये तो ऑब्वियस है, जैसे हम अरेज में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन ये किया ये 10 बाइट्स क्यों है, क्योंकि मैंने आपको जी ये के पढ़ाया लिए था 10 बाइट्स। जावा के अंदर ना, जो करेक्टर होता है ना वो 2 बाइट्स में स्टोर होता है। उसकी रीज़न रीज़न ये है कि यूनिकोड्स का वो जो आपके पास इनकोडिंग है ना, जावा के अंदर जो इनकोडिंग है, ये यहाँ पे हमने अभी काम किया था। जावा के अंदर जो इनकोडिंग है ना वो यूनिकोड्स में स्टोर होती है, UTF-8, UTF-16 इसमें स्टोर होती है, आस्कीज में स्टोर नहीं होती। इसलिए आस्की जो है वो 1 बाइट लेती है, यूनिकोड जो है वो 2 बाइट लेता है। ठीक है, और और किसी का कोई क्वेश्चन? फिलहाल हम यूनिकोड्स पे आगे काम करेंगे जब हम फॉर एग्जांपल जब करेंगे ना ट्रांसलेट, एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे जो इंग्लिश में भी चलेगी और फिर उसे ना ट्रांसलेट करके मैं उर्दू में भी कन्वर्ट कर दूँगा, या फिर मैं उसे कन्वर्ट करके चाइनीज़ में कन्वर्ट कर दूँगा। तो ऐसा जब हम काम करेंगे ना तो यूनिकोड्स बड़ा रोल प्ले करेंगे उसके लिए। जी बेटा तुराब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, इसके अंदर हम कोई लाइब्रेरीज यूज करेंगे कोड रन करने से पहले, जैसे हम वहाँ पे हैश इंक्लूड वगैरह यूज करते थे अच्छा, सी प्लस यहाँ पे प्लस के मैंने वही अंदर। बताया था शुरू में कि ना एक लाइब्रेरी यूज़ होती है जो सिस्टम, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल को जो रन कर रही है, इसके लिए एक लाइब्रेरी है, उसका नाम है इंपोर्ट। जावा में ना हैश इंक्लूड नहीं होता, यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट। जिस भी लाइब्रेरी को ऐड करना होता है जस्ट ये लिखते हैं इंपोर्ट, और फिर लिखते हैं जावा डॉट लैंग, एंड पे सेमीकोलन। तो ये लाइब्रेरी ना बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को प्रिंट कराने के लिए, लेकिन ये लाइब्रेरी ना पहले से कंपाइलर के अंदर ना बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो इसलिए मुझे ना ये लाइब्रेरी इंक्लूड ना भी करूँ ना तब भी ये कोड चल जाएगा। आप ये लाइब्रेरी ऐड करके भी चलाना तब भी चल जाएगा। ठीक है, और जो मैथ है, मैथ की लाइब्रेरी मैंने आपको कहा था कि यूज़ करनी है। अब वो ज़रा वो भी देख लेते हैं वो कैसे यूज़ होगा। आपने लिखना है एम कैपिटल, कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि मैथ की लाइब्रेरी जो है ना वो भी लैंग के अंदर ही डिफाइन है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये इंपोर्ट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूँगा MATH मैथ डॉट POW पावर, ये मेथड मैंने यूज़ किया, और यहाँ पे लिखूँगा फॉर एग्जांपल मुझे 2 रेज़ की पावर करना है 8। तो पहला जो होगा आपका बेस होगा, दूसरा एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको पावर कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरह आप मैथ की लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा MATH डॉट ABS एब्सोल्यूट, यहाँ पे वो नंबर पास कर दूँगा 4.7। तो ये सब मुझे ना राउंड ऑफ करके दे देगा, एब्सोल्यूट नंबर जो 4 है वो मुझे प्रिंट कर देगा। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन? अब्दुल्ला जवेद जी बेटा। सर ये जो पावर हमने मैथ की लाइब्रेरी में लगाई है ये डिस्प्ले कैसे होगी? ये डिस्प्ले इसका कैसे होगी आप लिखोगे, क्योंकि ये जो था ना इसकी रिटर्न टाइप आपको मैंने कहा था यहाँ से देखनी है। ये देखो इसकी रिटर्न टाइप दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने लिखी होगी मैथ लाइब्रेरी, ये हमने खोला, जिस भी फंक्शन को यूज़ करना है POW पे गए
और यहाँ पे रिटर्न टाइप देखो इसकी क्या है, डबल, तो ये डबल रिटर्न करेगा। तो आप इसे ना रिसीव भी कर सकते हो, आप लिखोगे इसके पीछे डबल रिजल्ट RES इज इक्वल टू ये। अब जो RES में उसका रिजल्ट आ जाएगा, अब मैं उसे प्रिंट करा के देख लूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे मैं रिजल्ट को लिख लूँगा। ठीक है, इस तरह ये प्रिंट हो जाएगा। और बेटा किसी का क्वेश्चन? कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप डाउट सेशन जो हमारा कल होगा ना, डाउट सेशन, आपने जस्ट मीटिंग में ऐड होना है और अपना काम दिखाना है और ख़त्म कर देना है। ठीक है, मैं कोई लंबी चौड़ी मीटिंग नहीं करूँगा। जिस भी स्टूडेंट को कोई इशू होगा ना, सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे कि अगर उसको कोई एरर आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया, सिर्फ उस पर हम बात करेंगे, उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगा। 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, मैं दूंगा उसे, पूरा टाइम दूंगा, जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता या उसे समझ नहीं आ जाती। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट तरीके से भी कोड वेरिएशन भी दिखाऊंगा। एक काम इस कोड से हो सकता है तो दूसरा काम इस कोड से भी हो सकता है। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह थ्रू आउट आपको काफ़ी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। अब मैं आपसे सिर्फ टास्क शेयर करूंगा, 10 टास्क होंगे। सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने यूज़ करने हैं, मैथ लाइब्रेरी को यूज़ करना है और जेड को प्रिंट कराना है। हर एक फाइल का, हर एक टास्क के लिए एक अलग फाइल बनानी है बस। जी हनान, सर काइंडली आप मुझे ज़रा वो दोबारा गाइड कर देंगे कि आपने नोटपैड में वो फाइल्स वगैरह किस तरह बनाई थी? मैंने जस्ट एक फोल्डर क्रिएट किया, ये देखें बड़ा सिंपल से काम है। सबसे पहले कहीं भी आप बना लें, लेकिन मैंने डेस्कटॉप प्रेफर किया है। अब डेस्कटॉप पे एक जावा के नाम से मैंने फोल्डर बनाया, फिर इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट की। फ़ाइल ऐसे बन जाती है, ये देखें, न्यू करके टेक्स्ट फाइल आप बना लें। अब मैंने इस फाइल को नाम देना है, तो ज़रा इसको मैं ओपन करूँगा, इसे सेव एज करूँगा। सेव एज करने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा जैसे prob1 डॉट जावा। डॉट जावा ज़रूर लिखना है, अगर आपने डॉट जावा स्किप कर दिया ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। ठीक है, तो आपने ना इसे वेरीफाई भी कर लेना। ये देखें यहाँ पे ना वेरीफाई भी हो जाता है। टाइप में आप देखोगे तो ये जावा होगी। अगर टाइप बाय डिफ़ॉल्ट ना आ रहा हो, इस तरह व्यू ना आ रहा हो, तो आप फाइल पे क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ना उसकी एक्सटेंशन देख सकते हो। ये फ़ाइल जावा टाइप की है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये फाइल बन गई तो ये टेक्स्ट फाइल को आपने डिलीट कर देना। सही हो गया। इसके अंदर आप कोड करोगे, जो भी आपका कोड होगा इसके अंदर आप कोड करोगे। कोड करने के बाद आप यहाँ पाथ पे क्लिक करोगे, CMD लिखोगे और जस्ट उसे रन कर दोगे। जावा सी और जो भी आपने फाइल बनाई prob1 डॉट जावा, इस तरह करके कंपाइल कर लोगे आप, और फर्दर वो आप उसे रन कर दोगे। जावा प्रो 1। अच्छा, छोटे बड़े यहाँ पे लेटर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे छोटे में कमांड लिख लो चाहे बड़े लेटर्स में लिख लो, कोई एरर नहीं आएगा। सही है जी बेटा, और किसी का क्वेश्चन हो? फर्दर अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कल इंशाल्लाह हम डाउट सेशन रखेंगे। होपफुली एक अच्छा सेशन जाएगा। जिसने भी काम कर लिया होगा ना, उसका सिर्फ मीटिंग होगी, अपना काम दिखाएगा और जस्ट हम उसे मैं टिक कर दूंगा, और मैं अपना फीडबैक ज़रूर दूंगा कि फ़लाँ बच्चे ने जो काम किया है उसको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, अभी मैं फर्स्ट में इतना अच्छा शायद फीडबैक नहीं दे पाऊँगा, मुझे थोड़ा आपके साथ चलना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि हम ना 2-4 सेशन जब अटेंड कर लेंगे, मुझे हर बच्चे का ज़रा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बच्चा जो है वो जल्दी अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को, कौन सा बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको फिर हम ज़रूर टाइम देंगे डाउट सेशन में। सर जो असाइनमेंट होगी वो सबमिट कहाँ करवानी होगी? वो आपने सबमिट नहीं करानी, आपने क्या करना है, सेशन कल अटेंड करना है 11 बजे 11 से 4 बजे सेशन चलेगा। अगर आपने टास्क कर लिया, आप मुझसे मीटिंग करोगे, आपने टास्क दिखाओगे, जस्ट मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी वो हर एक के साथ इंडिविजुअल होगा, आपने खुद ही मीटिंग क्रिएट करनी है, मुझे इनवाइट करना है और मैं जस्ट रिस्पॉन्ड कर दूँगा।
मैं डिटेल लिख के ना आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। सर जो प्रॉब्लम्स होंगी टेन वो आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे? जी जी, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा अभी के लिए, लेकिन फर्दर जब हम थोड़ा सा इस पे वेबसाइट बना लेंगे तो सारी वेबसाइट के ऊपर ही आया करेंगे, ठीक है। मैं अभी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, ठीक। 1-2 दिन में इंशाल्लाह अपडेट होके आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगी, हर चीज़ उसके ऊपर ही अपडेट होगी, ठीक है। जो भी गाइडेंस ओके। होगी हर मीटिंग हम उसी के ऊपर करेंगे, ठीक है बेटा। हम सेशन ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।